विश्वास और विश्वासघात। हर किसी को लगा कि जेड स्पीच का मरना तय है। बुरी तरह क्षतिग्रस्त हेवनली रिफाइनिंग जेड फनेस और गंभीर रूप से घायल जेड स्पीच अब उनके हमलों का सामना नहीं कर सकते थे। 7 जीवन आधारों ने एक के बाद एक स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी पर बमबारी की, जो पहले से ही दरारों और छिद्रों से भरी हुई थी। एक एक करके जीवन आधारों ने जेड भट्टी की दरारों पर प्रहार किया, इसकी दीवारों को तोड़ दिया और स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी को 1000 छिद्रों वाली छलनी में बदल दिया। पियरलेस जेड ने भट्टी में एक बड़ा छेद कर दिया और सीधे अंदर उड़ गया। यूलांगिया के मुंह से व्यंग्यात्मक मुस्कान निकली। वह महिला जो उसे अत्यंत कष्टकारी लगती थी, अंततः मर चुकी थी। यद्यपि यह यूलांगिया और उसके बेटे द्वारा जेड स्पीच के लिए बिछाया गया जाल था, लेकिन यह निर्विवाद है कि यह यूलांगिया की स्वयं की अपर्याप्तता और बड़ी जिम्मेदारियों को वहन करने में असमर्थता के कारण ही था कि जेड स्पीच के स्वामी को पहले से ही ऐसी व्यवस्था करनी पड़ी। इसलिए भले ही जेड स्पीच का उनके द्वारा लगातार शोषण किया जा रहा था, फिर भी यूलांगिया को वह बहुत परेशान करने वाली लगती थी। उसके दिल में वह उससे ईर्ष्या करता था। बेकार की चीज़, तुम तो पापी मार्ग पर भी नहीं चल सके। हमने तुम्हारे लिए जो भी मेहनत की है वह सब बेकार है। यूलांगिया के मुंह में तिरस्कार भरा हुआ था, फिर भी उसका दिल काफी हल्का लग रहा था। अचानक यूलांगिया को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। पियरलेस जेड कुछ समय पहले ही उड़कर आया था और उसने न तो जेड स्पीच की चीखें सुनी और न ही पियरलेस जेड को टूटे हुए स्वर्गीय रिफाइनिंग जेड फनेस से बाहर उड़ते देखा। यूलांगिया को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने पियरलेस जेड को बाहर आने का आदेश दिया, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी शक्ति द्वारा फंसा हुआ है और मुक्त नहीं हो सकता। यूलांगिया को झटका लगा और उसने तुरंत कई लोगों को बुलाया ताकि वे एक साथ स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी पर हमला कर सकें, लेकिन वे सभी ये देखकर भयभीत हो गए कि भट्टी पर छोड़े गए जीवन आधारों को वापस नहीं लिया जा सकता था। हेवनली रिफाइनिंग जेड फनेस एक शक्तिशाली चुंबक की तरह था जो उन सभी को मजबूती से जकड़े हुए था। धमाका। एड्स बाय पब फ्यूचर। भट्टी के भीतर से आग की लपटें उठने लगीं और इस बार आग सिर्फ भट्टी के भीतर ही नहीं जल रही थी, बल्कि पूरी भट्टी को अपने घेरे में ले लिया था, मानो लपटें भट्टी को पूरी तरह से जला देना चाहती हों। वह गंभीर रूप से घायल है और उसका जीवन आधार जल्द ही नष्ट हो जाएगा। यह उसका अंतिम संघर्ष है, उसके जीवन की आखिरी सांस। चलो उसे एक साथ नीचे लाते हैं, यूलांगिया ने दहाड़ते हुए कहा। जलती हुई स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी पर हमला करने के लिए भयानक कानून शक्ति को मुक्त किया। अन्य अमर भी हताश होकर स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी पर हमला कर रहे थे, यूलांगिया के कुछ शब्दों के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि यदि उन्होंने जीवन आधार को मुक्त नहीं किया तो इसका विनाश उनके लिए एक गंभीर झटका होगा और उनकी ताकत को काफी कमजोर कर देगा। उनकी भयानक शक्ति अग्नि में लिपटे स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी पर लगातार बमबारी कर रही थी, जिससे लपटें और अधिक ऊंची उठ रही थीं, मानो उनकी शक्तियां आग में घी डाल रही थीं। उनके हमले न केवल निरर्थक थे, बल्कि आग में घी डालने का काम भी कर रहे थे, जिससे स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी की लपटें और भी अधिक प्रबल हो गईं और कानून की अजीब लहरें उठने लगीं। कुछ लोग भागने का प्रयास करते हुए पीछे हटने लगे। यूलांगिया को भी डर लगने लगा और वह भागने के बारे में सोचने लगा। धमाका। तेज आवाज के बाद उनमें से 7 को लगभग एक साथ अपनी छाती में खून का दौरा महसूस हुआ और वे खून उगलने से खुद को नहीं रोक सके। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके जीवन आधार नष्ट हो चुके हैं और वे कभी वापस नहीं आएंगे। यूलांगिया ने स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी को नाराजगी से देखा, जो आकाश में धधक रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका जीवन आधार और शक्ति, जो स्पष्ट रूप से जेड वाणी को रोकने में सक्षम थी, इस तरह क्यों समाप्त हो गई। इसके बजाय यह उसका जीवन आधार था जो नष्ट हो गया था। जेड भट्टी की लपटें बुझ गईं और उनकी दृष्टि के क्षेत्र में एक विशाल क्रिस्टल सा पारदर्शी भट्टी प्रकट हुई, जो मटन फैट जेड के समान पारदर्शी थी। जेड भट्टी का ढक्कन खुला और जेड कवच में लिपटा एक शरीर अजीब ऊर्जा की लहरें बिखेरता हुआ भट्टी के अंदर से धीरे धीरे बाहर निकला। आपने वास्तव में लैंगिया जेड गुफा स्टार के उड़ान प्रतिबंध को तोड़ दिया है। आप स्वर्गीय कानून क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ये कैसे संभव है? यूलांगिया को इस पर विश्वास नहीं हुआ। जेड स्पीच ने वास्तव में ऐसी परिस्थितियों में स्वर्गीय कानून क्षेत्र में प्रवेश किया था। स्वर्गीय कानून क्षेत्र में केवल अमर ही प्रतिबंध को तोड़ सकते हैं और लैंगिया जेड गुफा स्टार पर स्वतंत्र रूप से उड़ सकते हैं। वह लगातार जेड स्पीच पर प्रहार कर रहा था, उसके आत्मसम्मान और विश्वास को लगभग धूल में मिला रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसी परिस्थितियों में भी जेड स्पीच ने स्वर्गीय कानून के दायरे में प्रवेश क्यों किया? क्या ऐसा हो सकता है कि इस तरह के व्यवहार के बाद भी उसके दिल में नाराजगी या नफरत का कोई निशान नहीं था? क्या उसकी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया था? ईर्ष्या ने यूलांगिया को पागल कर दिया, लेकिन उसने जेड स्पीच को फिर से देखने की हिम्मत नहीं की। वह अपने घायल शरीर को छोटी नाव की दिशा में खींच रहा था, उम्मीद कर रहा था कि वह इसके द्वारा लेक और द्वीप से बच जाएगा। अन्य अमर प्राणियों ने भी यही सोचा, यद्यपि वे सभी जानते थे कि वे बच नहीं सकते, फिर भी वे संघर्ष कर रहे थे मानो मृत्यु के कगार पर हों। इससे पहले कि वे छोटी नाव तक पहुंचते, उन्होंने महसूस किया कि एक अजेय शक्ति उनके शरीर को खींच रही है,
तथा उन्हें विशाल जेड भट्टी में खींच रही है। संप्रदाय गुरु, हम गलत थे, कृपया हमें जाने दें, हम आज से आपके आदेशों का पालन करने के लिए आपके बोझ के जानवर बनने को तैयार हैं। जेड फनेस में 2 अमर लोगों ने दया के लिए जेड स्पीच से भीख मांगी। जेड स्पीच अविचलित थी, लेकिन उसने उन्हें परिष्कृत करने के लिए तुरंत स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी का उपयोग नहीं किया। यूलांगिया, क्या तुम अब मुझे सच बता सकते हो? जेड स्पीच ने जेड फनेस के एयर वेंट से झांकते हुए अंदर मौजूद यूलांगिया से कहा। यूलांगिया को पता था कि आज वह शायद मौत से बच नहीं पाएगा, और उसने जेड स्पीच को नाराजगी से घूरते हुए कहा, क्या सच और क्या झूठ? तुम तो वैसे भी अविचल हो। ऐसा लगता है कि हम सब ने तुम्हें गलत समझा और सोचा कि तुम भावुक और धार्मिक व्यक्ति हो। ये पता चला कि तुम सिर्फ बाहरी तौर पर दयालु हो, लेकिन अंदर से दुर्भावनापूर्ण हो। तुम्हें हमारी सारी योजनाएं पता होंगी, तुम मेरी और गुरु की मौत की चाहत रखते हो। ऐसा मत सोचो कि दूसरे लोग तुम्हारे जितने गंदे हैं। चाहे तुम मानो या ना मानो, मैंने हमेशा माना है कि मास्टर वैसा नहीं है जैसा तुमने बताया है। स्वर्गीय कानून क्षेत्र में मेरी सफलता केवल इसलिए हुई क्योंकि मैं जीवित रहना चाहता था। केवल जीवित रहकर ही मैं ये साबित कर सकता हूं कि तुमने जो कुछ भी कहा है वह सब झूठ है, कि मास्टर संभवतः उस तरह का व्यक्ति नहीं हो सकता है। जेड स्पीच ने शांति से उत्तर दिया। इसलिए मुझे स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी में दोष को ठीक करने देने के लिए और मुझे खुद को स्पष्ट रूप से देखने और अपने दिल की दहलीज को पार करने की अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। अपनी झूठी उदारता बंद करो, अगर तुम सच में मेरी कदर करते हो तो मुझे जाने दो, यूलांगिया चिल्लाया। मुझे सच बताओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जेड स्पीच ने कहा। कौन सा सच? यूलांगिया ने थोड़ी देर रुककर कहा। आप स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी में दोष क्यों जानते हैं, और लैंगिया जेड गुफा स्टार का स्टार पैक्ट आपके पास क्यों है? जेड स्पीच की निगाहें तीव्र थीं क्योंकि वह यूलांगिया को घूर रही थी। यूलांगिया ने जेड स्पीच को घूर कर देखा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह सच में भूली है या सिर्फ दिखावा कर रही है। इस समय भी वह मास्टर की बेगुनाही साबित करना चाहती थी। तुम सच जानना चाहते हो? यूलांगिया ने अचानक एक भयावह मुस्कान प्रकट की। वास्तव में, जेड स्पीच ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, सच्चाई तुम्हारे ठीक पीछे है, यूलांगिया अचानक बोला। जेड स्पीच ने सोचा कि यूलांगिया उसे धोखा दे रहा है, लेकिन उसने अचानक अपनी पीठ में दर्द महसूस किया। एक हथियार जो तलवार जैसा था लेकिन तलवार नहीं था, एक गदा जैसा था लेकिन गदा नहीं था, एक त्रिशूल संगीन की तरह पीछे से उसके सामने छेदा गया और खून तुरंत ब्लेड से नीचे बह गया, उसकी छाती पर लाल गुलाब की तरह खिल गया। जेड स्पीच ने अपना सिर घुमाने की कोशिश की, लेकिन एक जाना पहचाना लेकिन अजीब चेहरा देखा और जटिल अभिव्यक्ति के साथ पुकारा, मास्टर। युयान ने उस परिचित चेहरे को देखा, फिर भी उसे एक अद्वितीय अजनबीपन का एहसास हुआ। यह उस आदमी का चेहरा था जिसने उसे आग के गड्ढे से बचाया था, तूफानों से बचाया था, उसका पालन पोषण किया था और उसके लिए एक पिता और शिक्षक की तरह था। युयान के लिए वह ऐसा व्यक्ति था जिसे वह अपना जीवन सौंप सकती थी, ऐसा व्यक्ति जिसका मात्र शब्द, भले ही उसका अर्थ उसके अपने जीवन का बलिदान करना हो, उसके लिए पर्याप्त होगा। युयान ने सोचा था कि यह व्यक्ति उसे कभी धोखा नहीं दे सकता, कि वह हमेशा उसका सहारा रहेगा। लेकिन अब उसे देखकर युयान को पहले से ही पता था कि वह अब वह आदमी नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। वह आदमी जो मर जाना चाहिए था अब यहाँ खड़ा था और सब कुछ स्पष्ट था। मास्टर, क्यों? युयान आश्चर्यजनक रूप से क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि शांति से उसे देखा और पूछा। यू परिवार को एक उत्तराधिकारी की जरूरत है और सिनिस्टर पाथ को एक नेता की जरूरत है। लैंगिया इस काम के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें चुना, उस आदमी ने उदासीनता से कहा। क्यों? युयान ने फिर भी ये 3 शब्द दोहराए। लैंगिया, चाहे वह कितना भी अपर्याप्त क्यों न हो, वह मेरा एकमात्र वंश है, तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था। लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं है, यह मेरी गलती है कि मैंने इसे इस स्थिति तक पहुंचने दिया, आदमी ने आगे कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर, युयान ने दुखी मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगा कि आप मुझे समझ गए हैं, गुरु। लगता है मैं गलत था। ये ठीक ही है, मैं अपनी जिंदगी का कर्जदार हूँ, अब मैं इसे आपको वापस कर दूंगा। अच्छी यात्रा करो। आदमी ने वह भयानक हथियार निकाला और युयान के दिल को आगे से पीछे तक छेद दिया, खून तुरंत बह निकला। युयान स्वर्गीय कानून क्षेत्र से एक अमर था। आमतौर पर ऐसे घाव जल्दी ही अपने आप खून बहना बंद कर देते हैं, लेकिन इस घाव से खून न केवल रुका बल्कि और भी तेजी से बह रहा था। युयान लड़खड़ाया, स्थिर खड़ा नहीं हो सका और पीछे की ओर जेड शोधन पर्वत में गिर गया। मास्टर, आप वास्तव में नहीं मरे। यूलांगिया ने उस आदमी को स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी की ओर आते देखा और खुशी से कहा। कई वर्षों की आदत के कारण वह किसी करीबी शब्द के बजाय मास्टर शब्द का प्रयोग करने लगे। युजुवांजी ने स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी के अंदर यूलांगिया को देखा और हल्के से आह भरी, इतने सालों के बाद भी तुम अभी भी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाए हो। मैंने तुम्हें युयान से 10 गुना ज्यादा संसाधन दिए, तुम्हारी बहुत मदद की,
फिर भी तुम अभी भी युयान से बहुत कमतर हो, यहाँ तक कि स्वर्गीय कानून क्षेत्र तक भी नहीं पहुँच पाए हो। ये स्थिति तुम्हारे लिए भी मुश्किल है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे तुम्हें और मजबूत बनाना चाहिए था। पिताजी, युलांग्या ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। युजुवांजी ने अपना हाथ हिलाया और स्वर्गीय शोधन जैद भट्टी का ढक्कन एक अदृश्य शक्ति द्वारा बलपूर्वक उठा दिया गया, जिससे युलांग्या और कई अन्य अमर प्राणी जो अंदर फंस गए थे, मुक्त हो गए। संप्रदाय गुरु, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अभी भी जीवित हैं। हम मृत्यु तक आपका अनुसरण करने और आपके साथ पापी मार्ग को पुनर्जीवित करने की प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे ही कुछ लोग उभरे, उन्होंने जल्दी से युजुवांजी को सलाम किया। ये वर्ष आपके लिए बहुत कठिन रहे होंगे, युजुवांजी ने आह भरते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर, जब तक हम आपका अनुसरण कर सकते हैं, संप्रदाय गुरु, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर वह दुष्ट महिला युयान नहीं होती, तो हम कभी भी पापी मार्ग को नहीं छोड़ते। अब जब आप वापस आ गए हैं, तो बस यही बात मायने रखती है। उनमें से एक के बोलने से पहले एक ठंडी चमक चमकी और युजुवांजी के हाथ में विचित्र 1 फुट लंबा हथियार उसके बाएं कान से छेद कर दाएं कान से बाहर निकल गया, जिससे वह तुरंत मर गया। हथियार निकालते ही उस आदमी की आंखों से खून और मस्तिष्क का द्रव्य बहने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। संप्रदाय गुरु, क्यों? अगर हमने कुछ भी गलत किया है, तो हम सुधार कर सकते हैं। शेष अमर भयभीत हो गए और पीछे हट गए। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें खुद को देखने नहीं देना चाहिए, तुम्हें यह नहीं बताना चाहिए कि मैं अभी भी इस दुनिया में जीवित हूँ। ये सब मेरी गलती है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम सब ने बहुत अच्छा किया है, युजुवांजी ने कहा। उसका चेहरा टिमटिमा रहा था, वह पहले से ही एक अन्य अमर के सामने था, उस अमर के सिर पर अजीब हथियार से वार कर रहा था। शेष अमर सैनिक भयभीत हो गए और भागने के लिए बेताब हो गए। पृथ्वी कानून क्षेत्र के अमर लोग, जो उसके सामने ही मारे गए थे, प्रतिक्रिया भी नहीं कर सके, जो वास्तव में भयानक था। वे भागना चाहते थे, लेकिन वे भागकर कहाँ जा सकते थे? युजुवांजी एक सर्वव्यापी भूत की तरह था, जो हर हताश भागने वाले अमर के बगल में दिखाई देता था। उसके हाथ में अजीब हथियार हर बार घातक सटीकता के साथ उनके सिर को भेद रहा था। युजुवांजी के सामने शक्तिशाली अमर मुर्गियों और कुत्तों की तरह थे, जो एक ही वार में मारे जाने के अपने भाग्य से बचने में असमर्थ थे। पलक झपकते ही 6 अमरों में से 5 मारे गए, उनके दिमाग छिद गए और वे जहां गिरे वहीं मर गए। केवल एक इतना भयभीत था कि उसने भागने की हिम्मत नहीं की। युजुवांजी को अपने सामने आते देख वह घुटनों के बल बैठ गया और हताश होकर झुक गया। आंसू और नाक बह रही थी। संप्रदाय गुरु, मेरी जान बख्श दो। मैं ज़ुयुकी हूँ, आपने मुझे व्यक्तिगत रूप से पाला है। मैं आपको एक पिता की तरह सम्मान देता हूँ। आप जिसे भी मारना चाहते हैं, मैं मार दूंगा। आप जो भी करना चाहते हैं, मैं करूँगा। कृपया मेरी जान बख्श दो। मैं आज की घटनाओं के बारे में बिल्कुल नहीं बोलूँगा। हाँ, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। सच में, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। युजुवांजी ने नीचे बैठकर उस आदमी के सिर को छुआ और आह भरते हुए कहा, युकी, मुझे याद है कि जब मैं तुम्हें पहली बार सिनिस्टर पाथ में लाया था, तब तुम सिर्फ क्रिस्टल बेस लेवल पर थे, और अब इतने साल बीत चुके हैं और तुम अमर भी हो गए हो। यदि संप्रदाय गुरु की साधना न होती, तो मैं भी इस दिन तक नहीं पहुंच पाता। मेरे पास जो कुछ भी है, वह सब आपका दिया हुआ है। संप्रदाय गुरु, आप मेरे लिए पिता और भाई जैसे हैं। मैं आपका उतना ही सम्मान करूंगा जितना मैं लैंगिया का करता हूं। आप मुझे अपना बेटा मान सकते हैं। ज़ुयुकी ने जल्दी से कहा। उसका चेहरा अभी भी आंसुओं और नाक के बलगम से ढका हुआ था, फिर भी उसने मुस्कुराने की कोशिश की। हालांकि युजुवांजी ने अपने होठों को सील करने के लिए एक उंगली आगे बढ़ाई। ऐसा मत कहो, तुम अपनी खुद की क्षमताओं और महत्वाकांक्षाओं के कारण आज यहाँ पहुँचे हो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। सच कहूँ तो मुझे खेद है। अपनी प्रतिभा और क्षमताओं के साथ अगर तुम कुछ और दशकों तक जीवित रह सकते, तो शायद तुम्हें स्वर्गीय कानून क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका मिल सकता था, जो लैंगिया से कहीं बेहतर होता। संप्रदाय गुरु, मुझे छोड़ दें, कृपया मुझे छोड़ दें। मैं वास्तव में आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं वास्तव में। ज़ुयुकी का चेहरा आतंक से पीला पड़ गया। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था, लेकिन उसने युजुवांजी का सामना करने की हिम्मत नहीं की। उसका शरीर ऐंठने लगा, कांप रहा था, लेकिन हिलने में असमर्थ था। मेरे बच्चे, मुझे माफ करना। मत देखो, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। कोई दर्द नहीं होगा। युजुवांजी ने ज़ुयुकी की आंखों को ढंक दिया। संप्रदाय गुरु, कृपया मुझे मत मारो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जैसे ही ज़ुयुकी ने अपना अंतिम शब्द कहा, उसके सिर को अजीब हथियार से छेद दिया गया। उसके शरीर ने तुरंत हिलना बंद कर दिया। आंखें चौड़ी हो गईं, सीधे जमीन पर गिर गईं। उसकी खोपड़ी के छेद से लाल और सफ़ेद पदार्थ बह रहा था। युलांग्या ने युजुवांजी को देखा। निगलते समय उसे बहुत तकलीफ हुई। युजुवांजी का बेटा होने के बावजूद उसके दिल में अभी भी डर और घबराहट महसूस हो रही थी। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम नहीं चाहते थे कि चीज़ें इस तरह खत्म हों।
बस तुम्हारी योग्यताएं अपर्याप्त थीं और तुमने हर चीज पर विचार नहीं किया। तुम दोषी नहीं हो, यू जुवानजी ने कहा और धीरे से यू लांग्या के कंधे पर थपथपाया। जब यू जुवानजी ने उसके कंधे को थपथपाया तो यू लांग्या की प्रतिक्रिया क्षण भर के लिए सख्त हो गई। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम अभी भी जीवित हो। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी लोगों को लांग्या जेड केव स्टार में नहीं लाता, यू लांग्या ने समझाया। चिंता मत करो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, यह मेरी गलती है क्योंकि मैं एक पिता के रूप में चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। इस बात को लेकर खुद को परेशान मत करो, सब कुछ पहले से ही अतीत में है। अब से तुम मेरे साथ यहाँ रह सकते हो, यू जुवानजी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये शब्द सुनकर यू लांग्या ने मन ही मन राहत की सांस ली। हालांकि वह यू जुवानजी का बेटा था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे यू जुवानजी उसे किसी भी समय मार सकता है। ... अब जब यू जुवानजी ने उसे रुकने के लिए आमंत्रित किया था तो यू लांग्या के दिल में भावनाएं काफ़ी हद तक कम हो गईं और उसका मूड काफ़ी हल्का हो गया। मास्टर, पिताजी, आपने अपनी मौत का नाटक क्यों किया और लांग्या जेड गुफा स्टार में क्यों छुप गए? यू लांग्या ने पूछा। जेड रिफाइनमेंट माउंटेन के अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे अनंत जीवन प्राप्त करने में मदद कर सकता है, यू जुवानजी ने माउंट के मुंह के अंदर चमकती बैंगनी रोशनी को देखते हुए कहा। पिताजी, क्या आप पहले से ही स्वर्गीय कानून क्षेत्र में नहीं हैं, एक अमर प्राणी हैं? यू लांग्या ने जल्दी से पूछा। अमरता का मतलब वास्तव में अविनाशी होना या हमेशा जीवित रहना नहीं है। दूसरों द्वारा मुझे मार दिए जाने के अलावा भले ही कोई कोशिश न करे, समय समय पर आने वाली मौत की मुसीबतें गिलोटिन की तरह मेरे ऊपर मंडराती रहती हैं, जो किसी भी समय मेरी जान लेने के लिए तैयार रहती हैं, यू जुवानजी ने समझाया। मृत्यु क्लेश जितना भी कठिन है आपकी क्षमताओं के साथ, पिताजी, ऐसा कोई मृत्यु क्लेश नहीं होना चाहिए जो आपको हजारों वर्षों तक परेशान कर सके, है ना? यू लांग्या ने थोड़ी चापलूसी के साथ कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर, साधारण अमर लोग 1000 वर्ष को महान क्लेश मानते हैं, एक सहस्राब्दी तक जीवित रहना कुलों के बीच एक नेता का चिन्ह है। यू जुवानजी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चाहे 1000 साल हो या 10,000, ये सच्ची अमरता या अविनाशिता नहीं है। अनंत जीवन के लिए जेड रिफाइनमेंट माउंटेन के अंदर की वस्तु एक अवसर प्रस्तुत करती है। कौन सी वस्तु इतनी जादुई हो सकती है? यू लांग्या का दिल धड़क उठा, उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसे भी इससे लाभ मिल सकता है, क्योंकि वह यू जुवानजी का इकलौता बेटा था। यह जेड का एक विविध टुकड़ा है जिसे जेड रिफाइनमेंट माउंटेन के अंदर असंख्य वर्षों तक पोषित किया गया है, यू जुवानजी ने धीरे से समझाया। जेड रिफाइनमेंट माउंटेन में जेड श्रृंखला की ऊर्जा अत्यंत अराजक है, सैद्धांतिक रूप से इसका उपयोग निर्वाण के लिए नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई अमर व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है और यहाँ निर्वाण प्राप्त करता है तो वे निस्संदेह किसी अमानवीय चीज़ में बदल जाएंगे। लेकिन दुनिया में हमेशा अपवाद होते हैं और मुझे नहीं पता कि कब, लेकिन यहाँ विविध जेड का एक टुकड़ा अराजक ऊर्जा के कारण बना है, जो जेड शोधन पर्वत के शुद्ध यिन यांग जेड क्यूई से अछूता है। यह विविध जेड अनगिनत युगों तक जेड रिफाइनमेंट माउंटेन की अराजक ऊर्जा को अवशोषित करता रहा। हालांकि पहाड़ की अराजक ऊर्जा अभी भी प्रचुर मात्रा में है, लेकिन अब इसका उपयोग निर्वाण के लिए विशेष तरीकों से किया जा सकता है। यही वह समय था जब मैं जेड को यहाँ लाया ताकि वह यिन यांग जेड क्यूई के साथ अपना निर्वाण पूरा कर सके। मैंने एक बार तुमसे कहा था कि क्योंकि मैंने उसके निर्वाण के दौरान उसकी मदद की थी, इसलिए उसके दिल में निशान रह गए, जिससे उसके लिए स्वर्गीय कानून क्षेत्र में प्रवेश करना आसान हो गया। लेकिन ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक नहीं था। वास्तव में स्वर्गीय कानून क्षेत्र में आगे बढ़ने में उसकी कठिनाई इसलिए थी क्योंकि विविध जेड ने उसके शरीर को प्रभावित किया था। उसका यहाँ निर्वाण प्राप्त करना मुख्य रूप से उसके अद्वितीय रक्त और प्रतिभा का उपयोग करके उसके रक्त से विविध जेड का पोषण करना था, जिससे उसे आध्यात्मिक भावना विकसित करने की अनुमति मिल सके। केवल इस तरह से विविध जेड को एक दिव्य वस्तु में विकसित होने का मौका मिल सकता था जो मुझे सच्ची अमरता और अनंत जीवन प्रदान कर सकता था। असंख्य कानूनों की आत्मा। विविध जेड ने इन अरबों वर्षों में अनगिनत विदेशी ऊर्जाओं को अवशोषित किया है और इसके अंदर की ऊर्जा अकल्पनीय स्तरों तक पहुंच गई है। असंख्य गुणों की परिवर्तनशील अमर ऊर्जा को शामिल करते हुए एक बार जब यह अपना स्वयं का कानून विकसित कर सकता है और एक अमर दिव्य वस्तु बन सकता है, तो यह निस्संदेह असंख्य कानूनों को एकीकृत करेगा और असंख्य कानूनों की आत्मा बन जाएगा, जिसमें असंख्य कानूनों के नियम होंगे। अगर मैं असंख्य कानूनों की इस आत्मा को निगल सकता हूं और विलय कर सकता हूं, तो मृत्यु का संकट मेरे साथ क्या कर सकता है? यू जुवानजी ने जेड रिफाइनमेंट माउंटेन के भीतर बैंगनी चमक को देखा, उसकी आंखें उन्माद से भरी हुई थीं। यह अब करीब है। जेड रिफाइनमेंट माउंटेन के भीतर विदेशी ऊर्जा लगभग सभी मिश्रित जेड द्वारा अवशोषित हो गई है। अगर मेरी गणना सही है तो ये बहुत पहले नहीं होगा जब यह असंख्य कानूनों को एकजुट करेगा और एक अमर दिव्य वस्तु बन जाएगा। मिश्रित जेड इतनी तेजी से विकसित हो सका, इसके लिए आपका भी योगदान धन्यवाद है, यू जुवानजी ने अचानक यू लांग्या से कहा। मेरा योगदान? यू लांगी थोड़ा हैरान हुआ, उसे समझ नहीं आया कि यू जुवानजी का क्या मतलब था क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया था।
युजुवांजी ने अमर लोगों की लाशों को ज्वालामुखी में फेंक दिया और उन्हें बैंगनी चमक से भस्म होते हुए देखा। उसने लापरवाही से कहा, सार भाषण और इन लाशों के पोषण के साथ मिश्रित जैद की वृद्धि तेज होनी चाहिए। ये सब पिताजी की शानदार रणनीति है, अन्यथा मैं गलती से भी पिताजी की मदद नहीं कर पाता, यू लांग्या ने मुस्कुराते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिर भी मुझे लगता है कि यह अभी भी पर्याप्त तेज नहीं है, शायद यह और भी तेज हो सकता है। युजुवांजी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए और मुस्कुराते हुए यू लांग्या से कहा। पिताजी, क्या आपके पास कोई और रास्ता है? यूलांग्या की अभिव्यक्ति अस्वाभाविक लगने लगी। मिश्रित जैड को अपने मांस और कानूनों के साथ पोषित करने से बेहतर प्रभाव प्राप्त होगा, युजुवांजी ने उदासीनता से कहा, जैसे कि वह किसी बिल्कुल सरल बात पर चर्चा कर रहे हों। मैं आपका जैविक पुत्र हूँ। यूलांग्या पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए बोला। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह युजुवांजी से क्या सुन रहा था। मेरे बेटे होने के नाते क्या अपने पिता की अमरता के लिए कुछ बलिदान करना अपेक्षित नहीं है? युजुवांजी ने हल्के से कहा। यदि आप मुझे मार देंगे तो यू परिवार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, यू लांग्या ने कहा और पीछे हट गया। अगर तुम जीवित भी रहोगी तो भी यू परिवार का अंत वैसे ही होगा, युजुवांजी ने बेपरवाही से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? यू लांग्या का दिल बैठ गया। तुम्हारे शरीर में मेरा वंश नहीं है, चाहे तुम जीवित रहो या स्वाभाविक रूप से मरो, इसका यू परिवार के खत्म होने से कोई लेना देना नहीं है। यह असंभव है। मैं कैसे असंभव नहीं हो सकता? मेरी मां स्पष्ट रूप से, आपने मुझे इतने सारे संसाधन भी दिए हैं। वे संसाधन 10 अमर प्राणियों को जीवित रखने के लिए पर्याप्त हैं। अगर मैं आपका जैविक पुत्र नहीं हूं, तो आप उन्हें मुझ पर क्यों बर्बाद करेंगे? यूलांग्या को यह स्वीकार करना मुश्किल लगा कि युजुवांजी क्या कह रहे थे। मैंने तुम्हें इतने संसाधन इसलिए दिए क्योंकि युयान की तरह ही तुम्हारी रक्तरेखा और प्रतिभा बहुत खास है, जो मिक्स जैड को असंख्य कानूनों की आत्मा में विकसित करने में बहुत मदद करती है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी समझ, प्रतिभा और योग्यताएं इतनी कमज़ोर क्यों हैं? ये तुम्हारी गलती नहीं है, यह इसलिए है क्योंकि मैं गुप्त रूप से तुम्हारे सार रक्त को रक्त जैड को पोषित करने के लिए निकाल रहा हूँ। युजुवांजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहाँ तक तुम्हारी माँ की बात है, यह उसकी भी गलती नहीं थी। उसका काम पहले ही पूरा हो चुका था और अधिक परेशानी से बचने के लिए मुझे बस उसे पहले भेजना था। युजुवांजी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यूलांग्या के सीने में खून की लहर दौड़ गई, उसकी आंखें लाल हो गईं, उसके दांत लगभग टूटने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि युजुवांजी, जिसे वह पिता मानता था, न केवल उसका असली पिता नहीं था, बल्कि उसकी मां की हत्या के लिए जिम्मेदार दुश्मन भी था। यूलांग्या जानता था कि वह युजुवांजी का मुकाबला नहीं कर सकता, फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत से उसे मारने की कोशिश की, भले ही इसके लिए उसे उसके मांस का एक टुकड़ा ही क्यों न काटना पड़े। उफ! यूलांग्या का सिर उस अजीब हथियार से छेद दिया गया, उसके शरीर को युजुवांजी ने ज्वालामुखी के मुंह में फेंक दिया। बच्चे, ये वास्तव में तुम्हारी गलती नहीं है। ये दुनिया शक्तिशाली लोगों के हाथों में है, कमजोरों को केवल हेरफेर किया जा सकता है, और तुमने बहुत अच्छा किया है। युजुवांजी ने यूलांग्या के शरीर को जैड रिफाइनमेंट माउंटेन में गिरते हुए देखा। जैसे ही यूलांग्या का शरीर जैड रिफाइनमेंट माउंटेन के तरल में गिरा, अंदर का तरल अचानक उबलने लगा। लिनशेन जैड रिफाइनमेंट माउंटेन के भीतर की ठंडी ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, लेकिन निर्वाण की स्थिति में प्रवेश करने में असमर्थ था। अपने दांत पीसते हुए उसने उस अजीब वस्तु को अपने हाथ में लिया और अराजक विदेशी ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। वह नहीं जानता था कि यह जैड शोधन पर्वत के अंदर युगों से मौजूद विदेशी ऊर्जा से बना एक मिश्रित जैड था, लेकिन वह जानता था कि इस चीज ने निश्चित रूप से जैड शोधन पर्वत की विदेशी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। जो बात अलग थी वह ये थी कि लिनशेन ने सोचा कि इस चीज के भीतर की विदेशी ऊर्जा एक अमर प्राणी को जन्म देने के लिए पर्याप्त थी, यह नहीं जानते हुए कि मिश्रित जैड ने कितने युगों से विदेशी ऊर्जा को अवशोषित किया था। जैड रिफाइनमेंट माउंटेन ने एक के बाद एक अमर जीवों को जन्म दिया था, और कोई नहीं जानता कि कितने अमर जीव इस जगह को छोड़कर चले गए थे। हालांकि मिश्रित जैड हमेशा जैड रिफाइनमेंट माउंटेन में था, लगातार विदेशी ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, और जो ऊर्जा उसने जमा की थी वह लिनशेन की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। इसके अलावा मिश्रित जैड के भीतर की विदेशी ऊर्जा अब केवल साधारण ऊर्जा नहीं रह गई थी। मिश्रित जैड के गुण बहुत ही अनोखे थे। चाहे वह कितनी भी तरह की विदेशी ऊर्जा को अवशोषित कर ले, ये ऊर्जाएं उसके भीतर संतुलन बना लेती थीं। इस अवस्था में, जबकि मिश्रित जैड में भयानक ऊर्जा होती थी, यह एक स्थिर संरचना थी और ऊर्जा हिंसक रूप से प्रतिक्रिया नहीं करती थी। युजुवांजी की विधियां वास्तव में इस स्थिर संरचना को नियंत्रणीय दिशा में विकसित करने के लिए प्रेरित करने के लिए थीं, जिससे मिश्रित जैड को चेतना विकसित करने, इन विदेशी ऊर्जाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होने और अंततः उन्हें एक नियंत्रणीय कानून मैट्रिक्स में एकीकृत करने की अनुमति मिलती। मिश्रित जैड के अलावा अन्य जीवित प्राणियों के शरीर इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते थे। यही कारण है कि युजुवांजी ने स्वयं इसके भीतर की अपार विदेशी ऊर्जा को अवशोषित करने के बजाय मिश्रित जैड का पोषण किया।
उसे केवल मिश्रित Z के कानून मैट्रिक्स को पूरा करने की प्रतीक्षा करनी थी और फिर वह फलों की कटाई कर सकता था। इतने सालों के प्रयास के बाद मिश्रित Z ने कानून मैट्रिक्स को लगभग पूरा कर लिया था। बस जो कमी थी वह थी अंतिम स्पर्श, कानून संग्रह का पूरा होना, जो कानून मैट्रिक्स को नियंत्रित करने के लिए मिश्रित Z से ही पैदा किया गया कानून है। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन शेन इस क्षण में पहुंचे, मिश्रित Z के शरीर के भीतर विदेशी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। एक साधारण निर्वाण प्राणी के लिए, भले ही उन्होंने कुछ विदेशी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया हो, इसका मिश्रित Z पर बहुत कम प्रभाव होगा, जिसका कानून मैट्रिक्स लगभग पूरा हो चुका था, क्योंकि इसकी ऊर्जा बहुत विशाल थी। एक विशिष्ट निर्वाण सत्ता के निर्वाण के लिए आवश्यक ऊर्जा मिश्रित Z के लिए कुछ भी नहीं थी, सागर में एक बूंद से भी कम मिश्रित Z द्वारा पहले से निर्मित स्थिर संरचना को प्रभावित करने में असमर्थ। लेकिन लिन शेन का शरीर बहुत ही अजीब था, निर्वाण के लिए उसे जटिल और विविध ऊर्जा की आवश्यकता थी। लिन शेन के शरीर में बड़ी मात्रा में विदेशी ऊर्जा को चूसा गया, जिसका शुरू में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जैसे जैसे लिन शेन ने अधिक से अधिक अवशोषित किया, यह एक बांध में दिखाई देने वाले चींटी के बिल जैसा था। अपने अवशोषण की शुरुआत में लिन शेन ने किसी भी समस्या पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, मिश्रित Z की स्थिर संरचना में दरारें दिखाई देने लगी और अधिक से अधिक विदेशी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। जब तक लिन शेन को एहसास हुआ कि वहां बहुत अधिक विदेशी ऊर्जा है, तब तक वह बाढ़ की तरह उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। विदेशी ऊर्जाओं से संपर्क तोड़ने में वह बहुत देर कर चुका था, क्योंकि भयावह ऊर्जा अनियंत्रित रूप से उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। मिश्रित Z एक पेंडोरा के बॉक्स की तरह था जिसे खोल दिया गया था, जिसमें हर जगह से विदेशी ऊर्जाएं लिन शेन के शरीर में पागलों की तरह बह रही थीं। और मिश्रित Z खुद पारदर्शी गोंद की तरह लग रहा था, जो लिन शेन के शरीर को ढक रहा था, बिना किसी अंधे स्थान के सभी कोनों से उसके शरीर में विदेशी ऊर्जा को निर्देशित कर रहा था। गोंद जैसा मिश्रित Z लिन शेन के शरीर में व्याप्त हो गया। उसने Z रिफाइनमेंट माउंटेन से भागने का प्रयास किया, लेकिन उसके शरीर में परिवर्तन हुआ और उस क्षण वह निर्वाण अवस्था में प्रवेश कर गया। पारदर्शी क्रिस्टल तंतु, जो बालों के रेशों से कई गुना महीन थे, उसके शरीर से बाहर निकल आए। वे हल्के नहीं, बल्कि ठोस धागे थे। ये रेशे लिन शेन के शरीर से निकले, कुंडलित होकर उसके चारों ओर लिपट गए और जल्दी ही उसके शरीर को एक काल्पनिक क्रिस्टल कोकून में बदल दिया। दूर से देखने पर यह क्रिस्टल कोकून एक स्पैटर कोकून जैसा दिखता था, जो झिलमिलाते काल्पनिक फ्लोरोसेंट क्रिस्टल तंतुओं से भरा हुआ था। लिन शेन निर्वाण में प्रवेश कर चुका था और अब तक बाघ की पीठ पर था, उतरने में असमर्थ था, उसे अपने निर्वाण को पूरा करना था। लेकिन विदेशी ऊर्जाएं बहुत शक्तिशाली थीं, जिससे उसके शरीर में अंतहीन परिवर्तन हो रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका मांस, खून और हड्डियां टूट रही हैं और टूटे हुए अवशेषों से नए शारीरिक ऊतक फिर से बन रहे हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये प्रक्रिया बार बार हुई। उसका शरीर, जो अमर शक्ति के आक्रमण को झेलने में सक्षम था, अब ऐसा लग रहा था जैसे उसे बार बार चक्की में डाला जा रहा हो, बार बार उसे पीसा जा रहा हो और फिर से विकसित किया जा रहा हो। दर्द अवर्णनीय था। लिन शेन को लगा कि अब वह इंसान नहीं बल्कि एक पौधा है। एक पौधा उगता है, फिर मुरझा जाता है और मर जाता है, और धरती को पोषण देने के लिए उर्वरक में बदल जाता है, जो बदले में बीजों को अंकुरित होने और फिर से बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जिससे पुनर्जन्म का एक सतत चक्र बनता है। जीवन और मृत्यु लगातार बदलते रहते हैं। अगर यह अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है, यहाँ तक कि शुद्धिकरण जैसी शारीरिक पीड़ाओं के बीच भी, तो लिन शेन दृढ़ रहेंगे। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि भयानक विदेशी ऊर्जाएं न केवल उसके शरीर को नष्ट करना चाहती थीं, बल्कि उसकी चेतना के बीज को भी नष्ट करना चाहती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे एक क्षीण चेतना उसके चेतना बीज के नष्ट होने की प्रतीक्षा कर रही थी, ताकि वह उसका स्थान ले सके और एक नया जीवन रूप निर्मित कर सके। मिश्रित Z का उद्देश्य लिन शेन के शरीर को पोषण में बदलना था, ताकि वह अपने शरीर को विकसित कर सके। लिन शेन इस स्थिति को उल्टना चाहता था, लेकिन निर्वाण के मध्य में उसके शरीर के बिखर जाने और पुनर्गठित हो जाने के कारण अपनी शक्ति का उपयोग करना लगभग असंभव था। काल्पनिक क्रिस्टल कोकून में अनगिनत कण पुनः एकत्रित हो गए और लिन शेन के शरीर के कण उनका एक महत्वहीन हिस्सा बन गए। अन्य कण मिश्रित Z के विदेशी ऊर्जा कणों से प्राप्त हुए थे। इन विदेशी ऊर्जा कणों का उद्देश्य लिन शेन के कणों को एक अजीबोगरीब सरणी में व्यवस्थित करना था। एक बार जब लिन शेन के कण पूरी तरह से सरणी में एकीकृत हो गए, तो वह पूरी तरह से खुद को खो देगा, एक नए जीवन का हिस्सा बन जाएगा। हालांकि लिन शेन को स्थिति पूरी तरह से समझ में नहीं आई, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि वह चीज़ों को इस तरह जारी नहीं रहने दे सकता, अन्यथा परिणाम भयंकर होंगे। लिन शेन ने सरणी के निर्माण को रोकने के लिए अपने स्वयं के कणों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सरणी की ऊर्जा बहुत भयानक थी। इससे बनने वाले कणों की बाढ़ का विरोध करना उसकी क्षमता से परे था। हालांकि वह जानता था कि उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है, फिर भी लिन शेन ने अपना पूरा प्रयास किया। वह बिना लड़े हार मानने को तैयार नहीं था।
अचानक एक कण ने लिनशेन को प्रतिक्रिया दी। लिनशेन के कणों के पास आया और उसके कणों के साथ उलझ गया तथा एक साथ घूमने लगा। लिनशेन के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसने अपने पिछले निर्वाण के दौरान इस रहस्यमयी दोहरे कण प्रणाली का सामना किया था। वही अनोखी घटना फिर से घटित हुई थी। केवल इस बार वह विशेष कण जो पिछले निर्वाण के दौरान उनके साथ विलीन हो गया था, उनके अपने कणों का हिस्सा बन गया था, इस बार प्रकट हुए कण से भिन्न था। तारा प्रणाली। एक क्षण में ही लिनशेन को यह समझ में आ गया कि वह कण क्या था जिसने उसके अपने कणों के साथ मिलकर एक द्वितारा प्रणाली का निर्माण किया था। विरोधी। लिनशेन ने उस कण पर एक परिचित आभा महसूस की, एक विरोधी की आभा। लिनशेन बहुत खुश थे, क्योंकि आखिरी बार किसी बाइनरी स्टार सिस्टम ने उन्हें निर्वाण प्राप्त करने में मदद की थी, और इस बार एक कॉन्ट्रेरियन के साथ बाइनरी स्टार सिस्टम बनाने से शायद एक और चमत्कार हो सकता था। दरअसल कॉन्ट्रेरियन और लिनशेन द्वारा निर्मित द्विआधारी तारा प्रणाली कणों की दौड़ती सेना के भीतर एक स्वतंत्र इकाई बन गई, जो उन्हें निगलने की कोशिश करने वाले अन्य कणों के प्रभाव का प्रतिरोध कर रही थी। विभिन्न कण लगातार खुद को जटिल और पेचीदा सरणियों में व्यवस्थित करते रहे, फिर भी केवल लिनशेन और कॉन्ट्रेरियन के कण ही जगह से बाहर थे, जिससे सरणी को एक परिपूर्ण संरचना प्राप्त करने से रोका जा सका। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अन्य कणों की व्यवस्था सघन होती गई और संरचना अधिक परिपूर्ण होती गई, जिससे उस स्थान पर दबाव पड़ने लगा जिसमें द्वितारा प्रणाली गतिशील हो सकती थी, जिससे उनकी गति की सीमा सिकुड़ गई और वे स्पष्ट रूप से अलग होने के संकेत देने लगे। लिनशेन ने द्विआधारी तारा प्रणाली पर बहुत जोर दिया, जिससे उन्हें थोड़ी सी रहने की जगह मिल जाने की उम्मीद थी, लेकिन ये पूरी तरह से बेकार था। इस लगभग निर्मित कण सरणी में द्विआधारी तारा प्रणाली की शक्ति पहले से ही इसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थी। लिनशेन ने इन सरणियों के कणों को अपनी द्विआधारी तारा प्रणाली में खींचने का प्रयास किया। पिछली बार उनकी द्विआधारी तारा प्रणाली ने उन्हें इस तरह से निर्वाण प्राप्त करने में मदद की थी। दुर्भाग्य से इस बार यह काम नहीं किया। पिछले कण अव्यवस्थित भीड़ की तरह ढीले और अव्यवस्थित थे, जबकि इस बार कण एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना की तरह थे, युद्ध संरचनाओं द्वारा बढ़ाए गए थे और पिछली बार की तरह अवशोषित नहीं किए जा सके। लिनशेन लगातार द्विआधारी तारा प्रणाली को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, बस एक मृत घोड़े के साथ ऐसा व्यवहार करने की उम्मीद कर रहा था जैसे कि वह जीवित हो। संयोग से वह एक प्रकार के कण को खींचने में कामयाब रहा और उसे द्वैत प्रणाली में शामिल कर लिया। विरासत प्रशंसक। लिनशेन को तुरंत एहसास हुआ कि उसने किस तरह का कण खींचा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। इनहेरिटेंस फैन की शक्ति कॉन्ट्रेरियन की तुलना में उतनी मजबूत नहीं थी, और भाग्य उत्क्रमण के प्रकाश के संरक्षण के बिना ये लंबे समय से कणधारा द्वारा बिखरा हुआ था और सरणी के भीतर सीमित था। जैसे ही सरणी संचालित हुई, जब इनहेरिटेंस फैन के कण बाइनरी स्टार सिस्टम के पास घूमे, तो उन्होंने अंततः बाइनरी स्टार सिस्टम के साथ संपर्क बनाया, और लिनशेन के साथ अपने प्राकृतिक संबंध के साथ वे बलपूर्वक सरणी से अलग हो गए और बाइनरी स्टार सिस्टम में प्रवेश कर गए। बाइनरी स्टार सिस्टम में प्रवेश करने के बाद इनहेरिटेंस फैन के कण सामान्य कणों की तरह अवशोषित नहीं हुए, इसके बजाय वे बाइनरी स्टार सिस्टम में शामिल हो गए। तीनों कण आपस में जुड़ गए, एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हुए एक और भी जटिल और पेचीदा तीन तारा प्रणाली का निर्माण किया। जैसे ही तीन तारा प्रणाली ने आकार लिया, लिनशेन ने पाया कि कण सरणी जो उसे परेशान कर रही थी, वह थोड़ी ढीली पड़ने लगी। पास के कणों में थोड़ा विचलन दिखाई देने लगा, जिससे लगभग पूर्ण सरणी में भी दोष दिखाई देने लगा। आश्चर्यचकित और प्रसन्न होकर लिनशेन ने तीन सितारा प्रणाली को पूरी तरह से संचालित किया, जिससे भयानक सरणी में गड़बड़ी पैदा हो गई। वह चेतना तीन तारा प्रणाली के खतरे को भी महसूस कर रही थी, लगातार कण सरणी में हेरफेर कर रही थी और लिनशेन की तीन तारा प्रणाली पर दबाव डाल रही थी। तीन सितारा प्रणाली वास्तव में कण सरणी विभाजन के दबाव को झेलने में सक्षम थी। यद्यपि इसकी उपस्थिति नगण्य थी, लेकिन यह अविनाशी प्रतीत होती थी। चाहे कण सरणी कितना भी दबाव डाले, ये तीन सितारा प्रणाली को नहीं तोड़ सकती थी। तीन प्रकार के कणों द्वारा निर्मित संरचना ने बाहरी दबाव को लगातार कमजोर कर दिया। फिर भी तीन तारा प्रणाली भी सरणी से कणों को अवशोषित करने में असमर्थ थी, और कुछ समय के लिए तीन तारा प्रणाली और कण सरणी के बीच गतिरोध की स्थिति बन गई थी। उस समय लिनशेन को बाहर हो रहे अचानक परिवर्तन का आभास हुआ। उसकी चेतना अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट थी, मानो उसने कोई अनोखी अवधारणात्मक क्षमता हासिल कर ली हो। श्रवण और दृश्य अंगों के उपयोग के बिना वह आसपास की हर चीज को और भी अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह युयान, युलांग्या, युजुवांजी और अन्य लोगों के बीच हो रही हर घटना को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, लेकिन वह केवल इन घटनाओं को ही महसूस कर पा रहा था और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता था। जब तक युजुवांजी ने युयान को जेड रिफाइनमेंट माउंटेन में धकेला, तब तक युयान का शरीर तरल में नहीं गिरा और अमर रक्त घाव से बाहर निकलकर तरल के भीतर फैल गया।
एड्स बाय पब फ्यूचर। युयान को युजुवांजी ने मस्तिष्क में नहीं बल्कि हृदय में छुरा घोंपा था। ये युजुवांजी द्वारा जानबूझकर किया गया था, जो चाहते थे कि युयान का अमर रक्त मिश्रित जेड को पोषित करने के लिए जितना संभव हो सके प्रवाहित हो, जिससे वह युयान के रक्त को अवशोषित कर सके और अपनी आध्यात्मिक भावना को पोषित कर सके। मिश्रित जेड की आध्यात्मिक भावना मूल रूप से युयान और युलांग्या की विशेष रक्त रेखाओं द्वारा पोषित की गई थी। उनकी दोनों रक्त रेखाओं में विशेष कार्य थे जो आध्यात्मिक भावना को पोषित कर सकते थे। अमर रक्त के प्रवाह ने क्षण भर के लिए मिश्रित जेड की आध्यात्मिक भावना में कुछ अराजकता पैदा कर दी। सामान्य परिस्थितियों में युयान का अमर रक्त मिश्रित जेड की आध्यात्मिक भावना को और अधिक मजबूत और पूर्ण बना देगा। हालांकि मिश्रित जेड पहले ही लिन शेन के शरीर में विलीन हो चुका था, उसके साथ एक हो गया था और अब निर्वाण कोकून के भीतर संघर्ष कर रहा था। युयान के अमर रक्त ने निर्वाण कोकून के बाहरी भाग को छुआ लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर सका। इस प्रकार मिश्रित जेड की आध्यात्मिक भावना के साथ विलय करने में असमर्थ रहा। मिश्रित जेड की आध्यात्मिक भावना ने अमर रक्त को महसूस किया, जो इसके पोषण के स्रोतों में से एक था। यह अपनी आध्यात्मिक भावना को और भी मजबूत करने के लिए इस अमर रक्त को अवशोषित करना चाहता था। मिश्रित जेड ने अचानक खुद को दुविधा में पाया। अमर रक्त को अवशोषित करने से उसकी आध्यात्मिक भावना स्वतंत्र रूप से मजबूत होगी, लेकिन लिन शेन के साथ लड़ाई एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी और वह हार मानने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जैसे ही मिश्रित जेड की आध्यात्मिक भावना में झिझक हुई, अमर लोगों की लाशें भी नीचे गिर गईं और बड़ी मात्रा में अमर रक्त और कानूनी शक्ति पूरे तरल में फैल गई। यदि मिश्रित जेड ने युजुवांजी की योजना का व्यवस्थित रूप से पालन किया तो वह अब अपने अंतिम परिवर्तन को पूरा करने के लिए इस अमर रक्त पर भरोसा कर सकता है। क्योंकि लिन शेन ने मिश्रित जेड की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था, इसलिए वह खुद को इस जटिल स्थिति में पाया जहां उसके पास बाहरी अमर रक्त को अवशोषित करने का कोई मौका नहीं था और वह लिन शेन की 3 सितारा प्रणाली को भीतर से नष्ट नहीं कर सकता था। जब तक युलांग्या के शव को नीचे नहीं फेंका गया और उसका विशेष अमर रक्त भी उसमें शामिल नहीं हो गया, तब तक मिश्रित जेड की आध्यात्मिक भावना अधीर नहीं हुई। वह निर्वाण कोकून से मुक्त होकर बाह्य अमर रक्त को अवशोषित करना चाहती थी। इसके लिए जिन रक्त रेखाओं ने इसे हमेशा पोषित किया था, वे स्वाभाविक रूप से लिन शेन से अधिक उपयुक्त थीं। ये प्रलोभन का सामना नहीं कर सका और निर्वाण कोकून को छोड़कर उस मार्ग पर लौटना चाहता था जिस पर इसे चलना चाहिए था ताकि अपना अंतिम विकास पूरा कर सके। लेकिन इस वापसी के साथ लॉ मैट्रिक्स को समस्याओं का सामना करना पड़ा और लिन शेन की 3 स्टार प्रणाली ने आश्चर्यजनक रूप से पास के कणों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। संपूर्ण लॉ मैट्रिक्स डोमिनो प्रभाव की तरह ढह गया। जब एक भाग में कोई समस्या हुई तो इससे संपूर्ण सरणी तेजी से ढह गई, एक बिंदु से सतह तक, फिर संपूर्ण, क्योंकि कण सरणी बहुत ही कम समय में टूट गई, जिससे बड़ी संख्या में कण 3 तारा प्रणाली में आ गए, जिससे 3 तारा प्रणाली एक तारा प्रणाली में बदल गई, जिसके चारों ओर असंख्य कण परिक्रमा कर रहे थे। जैसे जैसे अधिक से अधिक कण 3 तारा प्रणाली की ओर आकर्षित होते गए, ये तारा प्रणाली बड़ी होती गई, एक छोटे ब्रह्मांड जैसी दिखने लगी, जिसके भीतर लगातार विस्फोट होते रहे। कण 3 तारा प्रणाली में खींचे गए, प्रणाली द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए गए तथा 3 तारा प्रणाली के भीतर ऊर्जा में परिवर्तित हो गए, जिससे 3 तारा प्रणाली निरंतर मजबूत होती गई। निर्वाण पूर्ण हुआ। युशुवांजी क्रेटर के किनारे पर खड़े होकर देख रहे थे कि जेड रिफाइनमेंट माउंटेन के भीतर का तरल पदार्थ उबलना शुरू हो गया है। उनकी निगाहें लगातार उत्साही होती जा रही थीं। विविध जेड अंततः असंख्य कानूनों की आत्मा में विकसित हो रहा है। जैसे जैसे नीचे उबलना तेज होता गया, युजुवांजी की आंखों में बढ़ती कट्टरता के साथ चमक आ गई। पूरा जेड रिफाइनमेंट पर्वत हिल गया और बैंगनी रोशनी तेज हो गई, जिससे पूरा आकाश बैंगनी रंग में बदल गया। धमाका! ज्वालामुखी विस्फोट की तरह उबलता हुआ तरल पदार्थ जेड रिफाइनमेंट माउंटेन के भीतर से बाहर निकला, जिससे अंतहीन उच्च तापमान वाला तरल पदार्थ आकाश में उछलने लगा, जिससे ऊपर एक मंत्रमुग्ध करने वाला रंगीन समुद्र बन गया, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया। स्वप्न की तरह धुंधली बूंदें आकाश से गिरीं और पूरे ग्रह को एक झंझनाती अविराम ध्वनि से ढक दिया। ... लेकिन जो गिरा वह वास्तविक वर्षा की बूंदें या उच्च तापमान वाला तरल नहीं था, बल्कि वह टैडपोल जैसे रंगीन क्रिस्टल थे। लैंगिया जेड गुफा तारा अब रूपर्ट के आंसुओं की वैश्विक वर्षा का अनुभव कर रहा था। अनगिनत टैडपोल आकार के क्रिस्टलों की वर्षा हुई, जिससे लैंगिया जेड गुफा सितारा निशानों और घावों की दुनिया में तब्दील हो गया। युशुवांजी क्रिस्टल की बारिश में खड़ा था, उसके चारों ओर एक अजीब सी चमक थी जो उन्हें दूर भगा रही थी, और उसने नीचे गिरते हुए क्रिस्टल टैडपोल में से एक को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे दबाते हुए। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह उसे कुचल नहीं सका। मेरी ताकत भी इसे कुचल नहीं सकती, ये कोई साधारण आंसू नहीं है। युजुवांजी ने अपने सामने अभी भी भयंकर रूप से फूट रहे ज्वालामुखीय फव्वारे को देखा, उसकी आंखें और भी चमक उठीं। उसने लापरवाही से रूपर्ट के आंसू की पूंछ को चुटकी में दबाया और टैडपोल जैसा रंगीन क्रिस्टल तुरंत टुकड़ों में बिखर गया।
हालांकि अगले ही पल यू शुवांजी आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसने ज्वालामुखीय फव्वारे से एक आकृति निकलती देखी जो स्वर्ग को सहारा देती प्रतीत हो रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, कोई जीवित है, यह असंभव है। रक्तदानव भाले से हुए घाव असाध्य हैं, कोई भी उन चोटों से बच नहीं सकता। युजुवांजी ने कुछ हद तक भयावह आकृति को ध्यान से देखा, उसकी भौं थोड़ी सिकुड़ गई, क्योंकि घटनाओं का यह मोड़ स्पष्ट रूप से उसकी उम्मीदों से परे था। वह स्पष्ट रूप से देखना चाहता था कि उभरती हुई आकृति वास्तव में क्या थी। वह आकृति किसी व्यक्ति जैसी नहीं लग रही थी, और जब अंततः उसे स्पष्ट रूप से देखने का मौका मिला तो उसने देखा कि वह वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं था। ये काल्पनिक कवच पहने हुए कोई व्यक्ति था, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि यह कवच सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले रंग का था, जो किसी स्याही से बनाई गई पेंटिंग जैसा लग रहा था। फिर भी वह स्याही चित्र जैसा कवच इंद्रधनुषी चमक से झिलमिला रहा था, तथा विभिन्न कोनों और अलग अलग रोशनी में उसके बदलते प्रभामंडल दिखाई दे रहे थे। ये भयानक व्यक्ति अपनी बाहों में एक अन्य व्यक्ति को भी पकड़े हुए था, जिसका सीना छलनी था, यूं लांग्या, जिसके घावों से खून बहना बंद हो गया था। ऐसा नहीं था कि घाव ठीक हो गए थे, बल्कि यूलांग्या के शरीर में अमर रक्त लगभग सूख गया था। युजुवांजी ने उस आकृति को गौर से देखा। आप कौन हैं? जेड रिफाइनमेंट माउंटेन का विस्फोट बंद हो चुका था, फिर भी वह अब उसके भीतर मौजूद विविध जेड की मौजूदगी को महसूस नहीं कर पा रहा था। इसके बजाय आकृति पर मौजूद भयावह आभा ने उसे एक ऐसी अनुभूति दी जो जानी पहचानी और विदेशी दोनों थी। मैं कौन हूँ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आखिरकार मैं तो बस एक राहगीर हूँ। मैं इस व्यक्ति को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा, क्या हम अलग अलग रास्ते पर जा सकते हैं? लिनशेन ने उसकी बाहों में सांस फूलते हुए यूलांग्या की ओर देखा और सुझाव दिया। क्या तुमने विविध जेड को अवशोषित कर लिया? युजुवांजी की नज़र अभी भी लिनशेन पर टिकी हुई थी, उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि क्या हुआ था। लिनशेन ने पहले ही महसूस कर लिया था कि बाहर क्या हो रहा है, और वह जानता था कि उसके निर्माण में सहायता करने वाली वस्तु को मिश्रित जेड कहा जाता है। मैंने कहा था कि यह जानबूझकर नहीं किया गया था, और मैं आपको मुआवजा देने को तैयार हूं। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? लिनशेन ने धीरे से आह भरते हुए कहा। पापी मार्ग के मामलों से उसका कोई लेना देना नहीं था। युयान के साथ उसका रिश्ता केवल नियोक्ता और कर्मचारी का था। यदि संभव हो तो वह युजुवांजी के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता था। युजुवांजी के विभिन्न तरीकों ने लिनशेन की रीढ़ में पहले से ही ठंडक पहुंचा दी थी, जबकि वह अभी भी नीचे था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि युयान, जो स्वर्गीय कानून क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, उसे युजुवांजी के सामने कोई मौका नहीं मिल रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर, अगर युयान को अचानक से पकड़ लिया गया होता तो जिस तरह से उसने उन अमर लोगों और यूलांग्या को मारा था, वह मुर्गियों को मारने जैसा ही सरल लगता। युजुवांजी की चालाकी और क्षमता बेहद भयानक थी। ऐसा दुश्मन होने पर शायद कोई दिन रात बेचैन हो जाता। हालांकि लिनशेन भी अच्छी तरह से समझते थे कि युजुवांजी ने मिश्रित जेड बनाने के लिए काफ़ी परेशानी झेली थी, और अब जब लिनशेन ने उनसे पहले ही यह काम कर लिया है तो यह मामला आसानी से हल नहीं होगा। बेशक ये शुरू से ही आपकी गलती नहीं थी। यह मेरी लापरवाही थी। जेड रिफाइनमेंट माउंटेन की ठीक से रक्षा करने में मेरी विफलता थी, जिसके कारण आप यहाँ आए, जिससे मिश्रित जेड के साथ समस्याएं पैदा हुईं। ये सभी गलतियां मेरी ही करतूत हैं। युजुवांजी ने अचानक अपनी अभिव्यक्ति को एक सौम्य भाव में बदल दिया, लिनशेन को देखते हुए, और धीरे से कहा, हालांकि आपने मिश्रित जेड को छीन लिया जो मूल रूप से मेरा था। मुआवजा वास्तव में उचित है। ठीक है, मैं क्षतिपूर्ति करने को तैयार हूँ। आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए? लिनशेन ने युजुवांजी की ओर अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जिनके सौम्य स्वर ने उन्हें और अधिक सतर्क कर दिया। युजुवांजी ने भी इसी तरह की सौम्यता का प्रयोग किया था जब उसने यूलांग्या और अन्य लोगों की हत्या की थी, और सारा दोष अपने ऊपर ले लिया था। यद्यपि गलती उसकी थी, लेकिन मरने वाले अन्य लोग थे। ये बहुत आसान है। चूंकि आपने मिश्रित जेड को अवशोषित कर लिया है, इसलिए आपको अपने शरीर से इसकी भरपाई करनी चाहिए, युजुवांजी ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा। ये देखते हुए कि आप मिश्रित जेड को परिष्कृत कर सकते हैं, आपके शरीर पर भी इसका वैसा ही प्रभाव होना चाहिए, संभवतः इससे भी बेहतर। ये कहते हुए युजुवांजी ने अपने हाथ में रक्त दानव भाला और भी कसकर पकड़ लिया। यद्यपि इसे भाला कहा जाता है, रक्त दानव भाला एक विचित्र भाले की तरह दिखता था, और कुछ हद तक दानव वशीकरण मूसल जैसा। मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास केवल एक ही जीवन है। अगर मैं इससे क्षतिपूर्ति करता हूं तो मेरे पास कोई जीवन नहीं बचेगा। लिनशेन ने आह भरी, फिर अचानक अपने हाथ से बल लगाया और युयान को हवा में उछाल दिया। चूंकि युयान का शरीर अभी भी ऊपर था, उसने एक उंगली से उसकी छाती में छेद कर दिया। जिस स्थान पर लिनशेन की उंगली घुसी थी, ठीक वही स्थान था जहां युयान को रक्त दानव भाले से मारा गया था, और उसके जोरदार वार ने उसकी छाती पर घाव को और भी बढ़ा कर दिया। अजीब बात यह थी कि युयान, जिसका घाव बदतर हो गया था, में जीवन के लक्षण दिखने लगे। उसका शरीर ऐंठ गया और उसे सांस लेने में हल्की सी दिक्कत होने लगी।
इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि घाव स्पष्ट रूप से तेजी से ठीक हो रहा था। लिन शेन को बहुत पहले ही पता चल गया था कि घायल होने के बाद युयान की मृत्यु की स्थिति उसके कमज़ोर शरीर के कारण नहीं थी। अमर के शरीर की सबसे कमज़ोर अवस्था में भी छेदा हुआ दिल सीधे मौत की ओर नहीं ले जाता। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस हथियार से उसे घाव पहुंचाया गया था उसमें एक अनोखी शक्ति थी, जिसके कारण घाव न तो ठीक हो पाया और न ही ठीक हो पाया, साथ ही उसके शारीरिक कार्यों पर भी असर पड़ा। ये सबसे गंभीर बात थी। यदि रक्त दानव भाले से हुई चोटें ठीक नहीं हो पाती तो वह युयान पर अधिक गंभीर घाव कर देता, पुरानी चोट को हटाने के लिए नई चोट का उपयोग करता। ठीक सर्जरी के दौरान रक्त दानव भाले से हुई क्षति और युयान के शरीर के ऊतकों के कुछ हिस्सों को हटाता। अब चूंकि युयान अधिक गंभीर रूप से घायल हो गई थी, इसलिए उसके अमर शरीर के कार्य फिर से प्रभावी हो सकते थे, जिससे घाव तेजी से ठीक हो सकता था। चूंकि यह शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त नहीं हो सकता था, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही था। युयान, एक स्वर्गीय कानून क्षेत्र अमर, भी कुछ उद्देश्य पूरा करने में सक्षम होना चाहिए, कम से कम लिन शेन पर दबाव को कम करने के लिए। जुवानजी के साथ युद्ध। जुवानजी ने लिन शेन को सब कुछ खत्म करते हुए देखा, उसे रोकने का इरादा नहीं था। लिन शेन के युद्धाभ्यासों की श्रृंखला ने जुवानजी को उसकी ताकत का निरीक्षण करने और उसका आकलन करने की अनुमति दी। यही वजह है कि जुवानजी ने हस्तक्षेप नहीं किया और उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया। उम्र बढ़ने के साथ अमर लोग अधिक सतर्क हो जाते हैं, मृत्यु के कष्ट उन पर लटके रहते हैं। जितने अधिक कष्ट वे अनुभव करते हैं, उतना ही अधिक वे अपने जीवन को संजोते हैं। जुवानजी की असाधारण शक्ति के बावजूद तथा ब्रह्मांड में बहुत कम लोग उनसे आगे निकलने में सक्षम थे, फिर भी उन्होंने अपरिचित लोगों का सामना करते समय पर्याप्त धैर्य और सावधानी बनाए रखी। ब्रह्मांड में ऐसे लोग बहुत कम थे जो उसे मार सकते थे, लेकिन ब्रह्मांडीय नियम अनगिनत थे और कोई नहीं जानता था कि कितने प्रकार की कानून शक्तियां उसे नुकसान पहुंचा सकती थीं। अमर लोगों के लिए चोट लगना भी एक खतरनाक मामला था। ऐसी कोई भी चीज जो जुवानजी के मृत्यु संकट से गुजरने को प्रभावित कर सकती थी, उससे यथासंभव बचना था। लिन शेन को युयान की चोटों का इलाज करते देख जुवानजी कुछ आश्चर्यचकित दिखे। रक्त दानव भाले के घाव को तोड़ने की विधि के साथ आने में सक्षम होना विशेष रूप से असामान्य नहीं था, लेकिन यह इंगित करने के लिए पर्याप्त था कि लिन शेन अत्यधिक अनुभवी था, शायद उम्र में युवा लेकिन निश्चित रूप से चालाक और अनुभवी। जुवानजी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लिन शेन कानून की शक्ति का नहीं बल्कि निर्वाण की शक्ति का प्रयोग कर रहा था। आखिरकार युयान स्वर्गीय कानून क्षेत्र का एक अमर था, एक अमर शरीर जिसे निर्वाण प्राणियों द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से लिन शेन को अमर स्तर पर होना चाहिए ताकि वह अपने घावों को साफ सुथरा कर सके। हालांकि लिन शेन ने कानूनी शक्ति का उपयोग नहीं किया, और ये देखते हुए कि लिन शेन जैड शोधन पर्वत के भीतर से आया था, इसने जुवानजी को एक निष्कर्ष पर पहुंचाया जिस पर उसे खुद विश्वास करना मुश्किल था। उसके सामने यह व्यक्ति संभावित रूप से एक निर्वाण प्राणी हो सकता है। इस निष्कर्ष का कारण भी महत्वपूर्ण था। मिश्रित जैड अमर स्तर का उत्पाद था, जिसने पहले से ही एक कानून मैट्रिक्स का निर्माण किया था। यदि एक अमर जो पहले से ही कानून शक्ति रखता था उसे मिश्रित जैड के साथ परिष्कृत और विलय करना था, तो यह अनिवार्य रूप से उनके अपने कानूनों के साथ टकराव होगा। जुवानजी ने युलांग्या और युयान को विकसित करने में बहुत प्रयास किया, न केवल उनके विशेष वंश के साथ मिश्रित जैड को पोषित करने के लिए, बल्कि युलांग्या और युयान की कानूनी शक्ति को मिश्रित जैड को प्रभावित करने देने के लिए भी, जो सभी जुवानजी द्वारा स्वयं डिजाइन किए गए थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। चूंकि मिश्रित जैड उनकी शक्ति से उत्पन्न हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसकी उनकी कानूनी शक्ति के साथ एक निश्चित संगतता थी जिसकी जुवानजी को आवश्यकता थी। इस व्यक्ति ने बिना किसी अस्वीकृति के मिश्रित जैड को मिलाया और परिष्कृत किया। सबसे उचित स्पष्टीकरण यह था कि उसके पास अभी तक कानून नहीं था, जिसका अर्थ है कि वह अभी तक अमर नहीं था। फिर भी अमरता के बिना कोई व्यक्ति अमर शरीर को आसानी से कैसे तोड़ सकता है? ये फिर से समझ से परे था। बहुत सोचने के बाद जुवानजी को लगा कि केवल एक ही संभावना थी। वह व्यक्ति मूल रूप से एक निर्वाण प्राणी था जिसे युयान द्वारा यहाँ लाया गया था, संभवतः एक और निर्वाण के लिए जैड शोधन पर्वत की शक्ति का उपयोग करने के लिए। लेकिन मिश्रित जैड के कारण उसने अनजाने में निर्वाण से अमरता तक का विकास पूरा कर लिया। ये कहना होगा कि यद्यपि जुवानजी की अटकलें पूरी तरह सही नहीं थीं, फिर भी वे सच्चाई के बहुत करीब थीं। मैं फिर से गलत था, जुवानजी ने मन ही मनाह भरी। उसकी पिछली योजना में युयान के लिए कोई जगह नहीं थी, केवल युलांग्या का यहाँ आना ही काफ़ी होता। फिर भी किसी अज्ञात कारण से युयान भाग्य के किसी मोड़ से यहाँ प्रकट हुआ तथा अपने साथ एक ऐसे व्यक्ति को लाया जो मिश्रित जैड में विलीन हो गया था, जो जुवानजी की योजना का हिस्सा नहीं था। उन्होंने हमेशा युलांग्या के यहाँ आने की व्यवस्था की थी, लेकिन युयान के माध्यम से अप्रत्याशित विकास की उम्मीद नहीं की थी। युयान के लिए जुवानजी में अभी भी दया का भाव था, अन्यथा उसे उसकी अंतिम योजना में शामिल नहीं किया जाता। युयान के अमर शरीर ने फिर से काम करना शुरू कर दिया और वह जल्द ही अपने होश में आ गई।
वह अभी मरी नहीं थी और उसे एहसास हुआ कि लिन शेन उसे बचा रहा है। वह लिन शेन के साथ खड़ी थी और यू जुवानजी से भिड़ने के लिए तैयार थी। गुरु, मुझे जो जीवन मिला था वह चुका दिया गया है। ये जीवन अब किसी और ने दिया है। यह आखिरी बार है जब मैं आपको गुरु कहूंगा। अब से हमारा कोई और संबंध नहीं है, युयान ने दृढ़ निश्चय के साथ यू जुवानजी को देखते हुए कहा। यू जुवानजी ने हल्के से सिर हिलाया। तुमने मुझ पर जो भी बकाया था वह चुका दिया है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। युयान ने अपना हाथ बढ़ाया और स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी स्वचालित रूप से सिकुड़कर उसकी हथेली में आ गिरी। हालांकि उसके घाव काफी हद तक ठीक हो गए थे, लेकिन उसके अंदर का अमर रक्त लगभग सूख चुका था, जिससे उसके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ा। उसकी वर्तमान शक्ति स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी की शक्ति से बहुत कम थी। तुम आगे बढ़ो, मुझे उसके साथ ये लड़ाई सुलझानी है, युयान ने लिन शेन से कहा। अगर तुम जीत सकते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम नहीं जीत सकते तो वह मुझे भी नहीं छोड़ेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं जाऊं या रहूं, लिन शेन ने शांति से कहा। ये भी सच है, युयान ने आगे बढ़ते हुए स्वीकार किया। उसकी स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी चमक रही थी जब उसने इसे बाहर फेंका। स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी यू जुवानजी की ओर उड़ी, हवा के झोंके के साथ बढ़ती हुई आकाश को निगलने वाली विशाल भट्टी में तब्दील हो गई। ढक्कन अपने आप खुल गया और अंदर की आग एक सच्चे ड्रैगन की तरह यू जुवानजी की ओर बढ़ी, उसे निगलने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही आग एक सच्चे ड्रैगन जैसी पास आई, यू जुवानजी ने बस अपनी आस्तीन लहराए। आग स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी में वापस लुढ़क गई। एक अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित भट्टी अनियंत्रित रूप से यू जुवानजी की ओर उड़ गई, बीच हवा में सिकुड़ गई और अंत में यू जुवानजी की हथेली में आ गिरी। तुम जो कुछ भी जानते हो वह सब मैंने तुम्हें सिखाया है। तुम्हारी तकनीकें मेरे खिलाफ बेकार हैं। अपना प्रयास बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू जुवानजी ने युयान से कहा। युयान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी को वापस पाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वह यू जुवानजी की हथेली में लगातार कंपन कर रही थी, उठने में असमर्थ थी, जैसे कि 5 अंगुलियों के पहाड़ में फंसी एक तितली। ये देखकर कि युयान ने अभी भी हार नहीं मानी है, यू जुवानजी ने हल्की आह भरी और कहा, जेड सीरीज कानून में आपकी प्रतिभा मुझसे भी अधिक है। फिर भी मैं आखिरकार जेड सीरीज का धर्म राजा हूँ। भले ही आप स्वर्गीय कानून क्षेत्र में पहुंच गए हो, मेरे सामने उसी सीरीज के राजा, आपके प्रयास पूरी तरह से बेकार हैं। जैसे ही उसने बात की, यू जुवानजी ने अपने हाथ में जेड फनेस उठाया। ढक्कन अपने आप खुल गया और अंदर मौजूद फायर ड्रैगन लिन शेन की ओर बढ़ गया और तुरंत उसे भट्टी में समाहित कर लिया। भट्टी के अंदर एक तेज आग की रोशनी उठी, जो एक हाई पावर बल्ब की तरह चमकीली थी। यू जुवानजी के हाथों में स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी स्पष्टतः युयान के हाथों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। एक ही श्रृंखला का राजा होना जरूरी नहीं कि सब कुछ हो। युयान ने अपने शरीर को उसकी सीमाओं तक धकेलते हुए शक्ति के साथ विस्फोट किया। उसका पूरा अस्तित्व एक क्रिस्टल क्लियर जेड प्रतिमा में बदल गया, जो भयानक उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था। युयान के परिवर्तन के साथ यू जुवानजी के हाथों में स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी और भी अधिक भयंकर रूप से संघर्ष करने लगी। इसकी आग मंद हो गई। यू जुवानजी ने जबरदस्ती स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी को दबा दिया। कुछ समय के लिए वह इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सका। अंदर की आग टिमटिमा रही थी, ढक्कन हिंसक रूप से हिल रहा था, कभी कभी एक दरार खुलती थी, फिर बंद हो जाती थी, क्योंकि दोनों की शक्ति लगातार भट्टी के माध्यम से टकरा रही थी। मेरे अच्छे शिष्य, आपने इस जेड फनेस के हृदय शोधन कानून को उसके शिखर तक पहुंचा दिया है। केवल एक भविष्य कानून होने के नाते दुनिया में पहले से ही बहुत कम लोग हैं जो आपको हरा सकते हैं, यू जुवानजी ने घोषणा की, जबकि उनके दूसरे हाथ में रक्त दानव भाला था, जो हवा में युयान की ओर बढ़ रहा था। रक्त दानव भाला लगभग टेलीपोर्ट होने जैसा युयान के सिर के सामने प्रकट हुआ और उसकी खोपड़ी पर प्रहार किया। झनकार! रक्त दानव भाला युयान के सिर पर लगा, लेकिन वह अंदर नहीं जा सका और उसे पीछे धकेल दिया गया। हृदय का शोधन शरीर का शोधन है, जेड से आकार लिया गया, शरीर अमर हो जाता है। मेरा शरीर भट्टी बन जाता है, आत्मशोधन, अमर और अविनाशी, युयान ने कहा। तुम्हारी प्रतिभा वास्तव में उन दिनों की मेरी प्रतिभा से कहीं ज्यादा मजबूत है। ऐसा शिष्य पाना मेरे लिए सम्मान की बात है, कितनी अफसोस की बात है, यू जुवानजी ने कहा, जब उनके शरीर से एक चमकदार सफेद रोशनी निकली। युयान के परिष्कृत जेड शरीर से अप्रत्याशित रूप से कानून की शक्ति बह निकली, जो यू जुवानजी के शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे उसके चारों ओर की जेड रोशनी और भी मजबूत हो गई। कानून मैट्रिक्स की शक्ति। युयान का जेड रिफाइनिंग बॉडी स्पष्ट रूप से कमजोर हो गया था और उसके शरीर पर जेड लाइट भी फीकी पड़ रही थी। रक्त दानव भाला हवा में उड़ गया और एक बार फिर युयान की खोपड़ी की ओर वार किया। हालांकि इस बार जेड रिफाइनिंग बॉडी रक्त दानव भाले को रोकने में असमर्थ थी, जिससे भाले की नोक आंशिक रूप से घुस गई। यू फैंग के शरीर पर कमजोर पड़ते जेड प्रकाश के बाद रक्त दानव भाले की नोक धीरे धीरे और आगे तक घुस गई।
एक ही गलती के साथ, मैं इसे दूसरी बार नहीं करूंगा, युयान तो जाओ। जैसे ही युजुवांजी की आवाज़ सुनाई दी, रक्त दानव भाले पर रक्त की रोशनी भड़क उठी और रक्त रेखा कानून लगातार हिल गया, धीरे धीरे युयान के जेड रिफाइनिंग बॉडी को नष्ट कर दिया। अचानक युजुवांजी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, उसकी नज़र उसके हाथों में पकड़ी स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी की ओर मुड़ गई। युयान में अब स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी के नियंत्रण के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की ताकत नहीं थी। हालांकि वह फिर से शांत हो गया था, भट्टी का ढक्कन अचानक थोड़ा सा हिल गया। जेड फनेस के भीतर लगातार जलती लपटों को देखकर युजुवांजी की आंखों में संदेह का एक निशान दिखाई दिया। अचानक जेड भट्टी का ढक्कन फिर से हिल गया, जिससे उसमें दरार आ गई। युजुवांजी ने देखा कि ढक्कन धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। एक हाथ भी उसकी नज़र में आया, जिससे एक विचित्र चमक निकल रही थी। उस हाथ ने ढक्कन को सहारा दिया, धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ। चाहे युजुवांजी ने स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी की शक्ति को कैसे भी बढ़ाया हो, वह ढक्कन को नीचे नहीं दबा सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन टकराना। जेड फनेस का ढक्कन आसमान में ऊपर की ओर उछला और जेड फनेस से एक आकृति भी निकली, जो छोटे से बड़े होते हुए लिन शेन के मूल रूप में वापस आ गई। उसने युजुवांजी पर मुक्का मारा, जो जेड फनेस पकड़े हुए था। युजुवांजी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, जिससे लिन शेन का मुक्का चूक गया। इसके विपरीत उसकी आंखों में खुशी के भाव दिखाई दिए। मिश्रित जेड का लॉ मैट्रिक्स वास्तव में अद्भुत है। यह एक नए उन्नत अमर को स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी को तोड़ने की क्षमता भी दे सकता है। अविश्वसनीय। युजुवांजी ने थोड़ा सा चकमा दिया, लिन शेन के मुखों से बचते हुए। अफसोस, आप अभी अभी अमर हुए हैं और यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। धमाक। जब युजुवांजी बोल रहे थे, लिन शेन ने एक मुक्का मारा जो सीधे उनके चेहरे पर लगा, जिससे युजुवांजी उछल पड़े, उनकी नाक टूट गई और खून बहने लगा। युजुवांजी को इस मौके से चोट लगी और उसने देखा कि उसके शरीर पर जेड लाइट काफ़ी कम हो गई है। इस बीच युयान के शरीर से जेड लाइट फूट पड़ी, जिसने अपने सिर में चिपके ब्लड डेमन स्पीयर को जबरदस्ती पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे बाहर खींच लिया। रक्तदानव भाला युयान के हाथों में लगातार संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसके जेड हाथों के नियंत्रण से बच नहीं सका। युजुवांजी ने युयान पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी आंखें लिन शेन पर टिकी थीं। उसकी नाक से अभी भी खून बह रहा था, लेकिन उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सोचना कि तुम मुझे घायल कर सकते हो। मिश्रित जेड की शक्ति मेरी अपेक्षा से अधिक मजबूत है। ये बहुत अच्छा है। हालांकि लिन शेन उसकी बकवास सुनने के मूड में नहीं था और उसकी मुट्ठी फिर से बाहर आ गई। दूसरे निर्वाण से गुजरने के बाद लिन शेन की शारीरिक शक्ति एक बार फिर बढ़ गई थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि अंततः उसके पास निर्वाण की शक्ति को बाहरी रूप से संचालित करने की क्षमता थी। नहीं, सटीक रूप से कहा जाए तो लिन शेन के पास निर्वाण की शक्ति नहीं थी, बल्कि कानून की शक्ति थी। वह अमर नहीं हुआ था, लेकिन उसके शरीर के भीतर 3 सितारा प्रणाली ने मिश्रित जेड के कानून मैट्रिक्स को अवशोषित और नियंत्रित करके लिन शेन को कानून मैट्रिक्स का उपयोग करने की क्षमता प्रदान की थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि इस कानूनी शक्ति का उपयोग केवल 3 सितारा प्रणाली की स्थिति के तहत ही किया जा सकता था। कहने का तात्पर्य यह है कि कॉन्ट्रेरियन और इनहेरिटेंस फैन को लिन शेन के कणों के साथ एक निकाय के रूप में विलय करना था, ताकि 3 सितारा प्रणाली बनाई जा सके जो तब कानून मैट्रिक्स को नियंत्रित और उपयोग करेगी। सामान्यतः लॉ मैट्रिक्स लिन शेन के शरीर के भीतर छिपा हुआ था, जहां विभिन्न कणों ने एक नाजुक संतुलन हासिल कर लिया था। लिन शेन का शरीर पहले मिश्रित जेड की तरह हो गया था, विदेशी कानूनों के लिए एक वाहन। लिन शेन की अपनी ताकत पर भरोसा करके वह इन विदेशी कानूनों को नियंत्रित नहीं कर सकता था। केवल ट्रिनिटी राज्य में 3 स्टार सिस्टम कानून मैट्रिक्स को नियंत्रित कर सकता था। चूंकि लिन शेन ने अपने निर्वाण रूप में कानून मैट्रिक्स का उपयोग किया था, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि युजुवांजी ने गलत समझा कि वह अमरता तक पहुंच गया था। कानून मैट्रिक्स अनगिनत विदेशी कानूनों की एक सरणी थी। लिन शेन के पंच में निहित कानूनों की शक्ति सामान्य अमर की तुलना में कहीं अधिक भयानक थी। यद्यपि ये विदेशी कानून अमर कानून नहीं थे, फिर भी उनमें से कोई भी अकेले में युजुवांजी के अमर कानूनों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं था। लेकिन कानून व्यवस्था का लाभ यह था कि इसमें अनगिनत विदेशी कानून शामिल थे, जो एक अकल्पनीय क्रम में संयुक्त थे, जिससे लिन शेन की कल्पना से कहीं अधिक भयानक शक्ति उत्पन्न हुई। प्रारंभ में लिन शेन ने विधि श्रृंखला का उपयोग करने की शक्ति को नहीं अपनाया था, लेकिन जैसे जैसे उसके मुक्के बार बार फेंके गए, विधि श्रृंखला पर उसकी महारत और अधिक बढ़ती गई। उन्होंने पाया कि उन्होंने शायद युजुवांजी की क्षमताओं को ज्यादा आंका था, या विधि श्रृंखला की शक्ति को कम आंका था। यदि युजुवांजी का अमर कानून एक दुर्जय शेर था, तो लिन शेन का कानून सरणी भेड़ियों के एक पूरी तरह से समन्वित पैक की तरह था। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय Zergnet, Natalie from Mrs. Doubtfire is all grown up or your jaw will drop. Baron Trump's truth is out or everybody knows it.
कानून व्यवस्था के संवर्धन के साथ लिनशेन की गति लगातार बढ़ती गई और वह यू जुवानजी की गति से मुकाबला कर सका, यहाँ तक कि उसकी गति को भी पार कर गया। विभिन्न कानूनों ने उसकी गति, शक्ति और अन्य पहलुओं को बलपूर्वक बढ़ाया, जिससे लिनशेन ने युद्ध करते समय और अधिक उग्रता से लड़ाई लड़ी। बैंग बैंग, लिनशेन की मुट्ठियों ने फिर से सीमाओं को तोड़ दिया, जिससे यू जुवानजी हवा में पीछे की ओर उड़ गए। यू फैंग ने लिनशेन को यू जुवानजी को पीटते हुए देखा और अविश्वास से भर गया। यू जुवानजी को लिनशेन की असली पहचान नहीं पता थी, लेकिन यू फेंग इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सका। लिनशेन अभी भी निर्वाण स्तर पर था। भले ही वह जैड शोधन पर्वत पर अमरता तक चढ़ गया था, वह अभी अभी अमर हुआ था। वह यू जुवानजी जैसे किसी को कैसे हरा सकता था? फिर भी यू जुवानजी को वास्तव में लिनशेन द्वारा बुरी तरह से पीटा जा रहा था, बिना किसी प्रतिरोध के, यहाँ तक कि उसके हाथ में पकड़ी हुई स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी भी नष्ट हो गई। यू फैंग ने स्वर्गीय शोधन जेड भट्टी को पुनः प्राप्त करने का अवसर लिया और इसका उपयोग रक्त दानव भाले को फंसाने के लिए किया। धमाका! जैसे ही यू फैंग ने ये सब पूरा किया, यू जुवानजी का शरीर लिनशेन से टकराया और एक उल्का की तरह धरती पर गिर गया। पृथ्वी पर मानो कोई खगोलीय पिंड आकर गिरा, एक विशाल गड्ढा बन गया। एक भयानक आघात की लहर पूरी पृथ्वी पर फैल गई और ऐसा लगा जैसे लैंगिया जेड गुफा स्टार पर प्रलय आ गया हो। हर जगह भूकंप और ज्वालामुखी फटने लगे हों। उस भयानक प्रभाव के कारण टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दब गईं, दबाव से पहाड़ उठ गए और फटी हुई धरती से मैग्मा बाहर निकल आया। नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया, महासागरों ने अपना स्थान बदल लिया, जिससे विशाल सुनामी उत्पन्न हो गई। ये दुनिया के अंत जैसा था। लिनशेन के शरीर पर भ्रमकारी रंग तीव्र हो गए, उसका पूरा शरीर तेज रोशनी से ढक गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता आकाश में खड़ा दिव्य प्रकाश बिखेर रहा हो। लैंगिया जेड केव स्टार के उड़ान निषेध प्रतिबंधों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कानून मैट्रिक्स की शक्ति ने व्यावहारिक रूप से अन्य सभी कानूनों को बाहर कर दिया और यहाँ तक कि अमर कानून भी इसे शायद ही तोड़ सके। उस क्षण लिनशेन को लगा कि वह पूरे ब्रह्मांड को उलट सकता है और कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। कठपुतली! युयान ने आश्चर्य भरी आंखों से दुनिया को खत्म करने वाले ग्रह को देखा। इस एक प्रहार की ताकत स्वर्गीय कानून क्षेत्र से कम नहीं थी। चार आसपास की विशेषताओं ने नींव बनाई, जबकि कानून ने सीमाएं निर्धारित कीं। लैंगिया जेड केव स्टार जैसे बड़े ग्रह को इस हद तक नष्ट करने में सक्षम होने के लिए कानून द्वारा दी गई गुंजाइश और विनाशकारी शक्ति वास्तव में शीर्ष स्तर की थी। फिर भी अब तक युयान को यह पता नहीं चल पाया था कि लिनशेन द्वारा इस्तेमाल किया गया कानून किस श्रेणी का था। अंतरिक्ष से नीचे लांगिया जेड गुफा स्टार पर देखने पर एक स्पष्ट गड्ढा दिखाई देता है। विशाल गड्ढे में एक आकृति धीरे धीरे खड़ी हो गई। लिनशेन ने देखा कि यू जुवानजी फिर से खड़े हो गए और मुखों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि यू जुवानजी का शरीर घनी दरारों से ढका हुआ था, जो मकड़ी के जाले जैसा लग रहा था। ... जैसे जैसे दरारें फैलती गईं, यू जुवानजी का मांस और रक्त शरीर धीरे धीरे जेड में बदल गया और फिर टुकड़ों में बिखरकर जमीन पर बिखर गया। लिनशेन की निगाहें तेज हो गईं और वह अचानक आसमान की ओर देखने के लिए मुड़ा, जहां उसने अशांत बादलों के बीच एक आकृति को मंडराते हुए देखा, जो एक देवता की तरह धरती पर देख रही थी। यू जुवानजी! लिनशेन ने देखा कि यह वास्तव में यू जुवानजी था, लेकिन वह शांत और साफ सुथरा दिख रहा था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कोई महान युद्ध से गुजरा हो। मेरे जेड कठपुतली डोपेलगैंगर को चकनाचूर करने में सक्षम होने के कारण आपकी क्षमता वास्तव में आश्चर्यजनक है। विविध जेड द्वारा आपके लिए लाए गए असंख्य कानूनों की शक्ति अब स्वर्गीय कानून क्षेत्र के अमर कानूनों के बराबर है। यू जुवानजी धीरे धीरे नीचे उतरे, एक पहाड़ के ऊपर खड़े हुए जो ऊपर की ओर धकेल दिया गया था, और लिनशेन से बात की। लिनशेन ने यू जुवानजी को कुछ आश्चर्य से देखा। इतनी सारी लड़ाई के बाद उसने केवल दूसरे के जेड कठपुतली डोपेलगैंगर को नष्ट कर दिया था। एड्स बाय पब फ्यूचर! दुर्भाग्य से तुम्हारा अपना दायरा बहुत कम है। भले ही तुम्हारे पास असंख्य कानूनों की शक्ति है, फिर भी तुम इसकी असली क्षमता को उजागर करने में असमर्थ हो। यू जुवानजी की नज़र लिनशेन के शरीर को ऐसे देखती रही जैसे कि वह किसी कलाकृति की सराहना कर रहा हो। लेकिन ये ठीक है, मैं तुम्हारे शरीर को एक जेड कठपुतली में बदल दूंगा, जिसे मैं नियंत्रित करूंगा। तुम्हारे दायरे का स्तर इसमें बाधा नहीं डालता। बोलते हुए यू जुवानजी ने अपने हाथ में एक मटन मोटी जेड जैसी पालतू बंदूक निकाली और लापरवाही से गोली चला दी, जिससे लिनशेन के सामने एक जेड मूर्ति प्रकट हो गई। यू जुवानजी की उंगलियां नहीं रुकी, उन्होंने लगातार गोली चलाई और एक एक करके जेड फिगरिन पालतू जानवर लिनशेन के सामने आ गए। ये जेड मूर्तियां, जो सफ़ेद जेड से बनी हुई प्रतीत होती हैं, एक तीव्र शीतल आभा बिखेरती हैं, मानो इन्हें प्राचीन नौकरानियों की तरह ठंडे जेड से तराश कर बनाया गया हो। 7 जेड मूर्तियों ने लिनशेन को घेर लिया, उनकी कानूनी शक्ति तरंगित होकर परम शून्य की भयावह शक्ति में संयोजित हो गई। बस एक पल में लिनशेन एक विशाल जेड क्षेत्र के अंदर जम गया था। जेड रिफाइनमेंट माउंटेन द्वारा उत्परिवर्तित अमर प्राणी जेड मूर्तियां। युयान ने भयभीत होकर सोचा,
एक उत्परिवर्तित Z मूर्ति केवल हर 10,000 साल में ही पैदा की जा सकती है, और युजुवांजी के पास वास्तव में 7 Z मूर्तियां पालतू जानवर थीं। यह अकल्पनीय था कि उसने उन्हें कैसे प्राप्त किया था। युजुवांजी ने युयान को देखा और उदासीनता से कहा, ये मूल रूप से विविध Z के लिए तैयार किए गए थे, लेकिन अब उनका उपयोग उस पर किया जाता है। Z मूर्तियां Z शोधन पर्वत के यिन यांग ZQE से पैदा हुई हैं और Z शोधन पर्वत की विदेशी ऊर्जा पर एक निरोधक प्रभाव रखती हैं। यिन यांग Z कानून का उपयोग करके एक साथ काम करने वाली 7 Z मूर्तियां एक सीलिंग प्रभाव पैदा करती हैं जो स्टेसिस सीरीज के एब्सोल्यूट जीरो से प्रतिस्पर्धा करती है। यहाँ तक कि अमर राजा भी थोड़े समय में यिन यांग Z सीलिंग को तोड़ने के लिए संघर्ष करेगा, जब उसका अपना कानून विविध Z से प्राप्त होता है और यिन यांग Z द्वारा नियंत्रित होता है, जिससे उसके लिए मुक्त होना असंभव हो जाता है। युयान ने Z प्रकाश की एक किरण छोड़ी जो यिन यांग Z सील को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब उसकी Z लाइट ने यिन यांग Z पर प्रहार किया तो न केवल वह पत्थर को तोड़ने में विफल रही, बल्कि वह यिन यांग Z द्वारा अवशोषित कर ली गई, जिससे सील और अधिक ठोस हो गई। आपकी Z सीरीज लॉ पावर का यिन यांग Z पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये केवल उसे सशक्त बनाएगी। आपको अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए। युजुवांजी ने Z वर्ड्स को देखा और कहा। Z वर्ड्स ने कहा, आप उसे मार नहीं सकते। मैं क्यों नहीं कर सकता? युजुवांजी ने दिलचस्पी से पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर, वह सेलेस्टियल रेस का एक वरिष्ठ अधिकारी है। यदि आप उसे मार देते हैं तो सेलेस्टियल रेस उसे आसानी से जाने नहीं देगी। आपके लिए सिनिस्टर पाथ को फिर से खोलना मुश्किल होगा, Z वर्ड्स ने समझाया। स्वर्गीय जाति का एक वरिष्ठ अधिकारी, न कि स्वयं स्वर्गीय जाति। युजुवांजी ने Z शब्दों को सुनने पर विचार किया और फिर अचानक महसूस किया, तो वह लिन शेन है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास ऐसी क्षमताएं हैं। मैंने उसे पहले भी देखा है। वास्तव में वह ब्रह्मांड में एक दुर्लभ प्रतिभा है। DS बड़ी ई से कम प्रतिभाशाली नहीं, यहाँ तक कि उससे भी आगे। आखिरकार DS बड़ी ई की प्रतिभा जन्मजात है और सर्वोच्च कबीले द्वारा बढ़ाई गई है। एक छोटे कबीले से होने के नाते कम शुरुआती बिंदु के साथ ये वास्तव में सराहनीय है कि वह अब जहाँ है वहाँ कैसे पहुँच गया है। ऐसी प्रतिभा को माइरियड लॉस Z कठपुतली में बदलने का मौका मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। क्या तुम्हें सचमुच डर नहीं है कि सेलेस्टियल रेस तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगी? Z वर्ड्स ने गतिरोध को तोड़ने की रणनीति की तलाश की, लेकिन खुद को शक्तिहीन पाया। वह Z सीरीज की भविष्य की कानून थी। हालांकि वह स्वर्गीय कानून क्षेत्र में पहुंच गई थी और Z सीरीज के अमर धर्म राजा का सामना कर रही थी, लेकिन उसकी शक्ति स्पष्ट रूप से दबा दी गई थी, जिससे वह अपनी सामान्य युद्ध शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ थी। इसके अलावा युजुवांजी को 7 उत्परिवर्तित Z मूर्तियों की सहायता प्राप्त थी। जबकि Z वर्ड्स 1 या 2 उत्परिवर्तित Z मूर्तियों को संभाल सकता था, वह 7 द्वारा यिन यांग Z कानून के संयुक्त उपयोग के खिलाफ असहाय थी। इस तथ्य की तो बात ही छोड़िए कि वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल थी और स्वर्गीय शोधन Z फनेस रक्त दानव भाले को दबा रहा था, जो उसके सामान्य मानक से बहुत नीचे था। युजुवांजी ने हंसते हुए कहा, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि दिव्य जाति पहले से ही संकट में है और दूसरों के हाथों में पड़ने वाली है। अगर ऐसा न भी हो और दिव्य जाति अभी भी अपने चरम पर हो, तो वे मेरा क्या कर सकते हैं? इस जीवन में मैं केवल मृत्यु आपदा के बारे में सोचता हूँ, मैं दूसरों पर ध्यान नहीं देता। Z वर्ड्स, मेरा कभी भी तुम्हारा जीवन लेने का इरादा नहीं था। फिर भी तुम खुद Z रिफाइनमेंट माउंटेन पर आए। यह मेरी ही लापरवाही है जिसने तुम्हारी जान को खतरे में डाला है। मुझे लगा कि सिनिस्टर पाथ के मामले तुम्हें व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त हैं और तुम्हारे पास अन्य चीज़ों के बारे में चिंता करने का समय नहीं होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस समय Z रिफाइनमेंट माउंटेन पर आओगे और मैंने कम योजना बनाई। युजुवांजी ने इशारा करते हुए एक Z कठपुतली को अपने हाथ में बुलाया। गलती हो गई है, मैं अब तुम्हें अपने रास्ते पर भेज सकता हूँ। जैसे ही वह बोल रहा था, युजुवांजी के हाथ में Z कठपुतली हिली, उसकी हथेली से छलांग लगाई और Z वर्ड्स की ओर उड़ गई। हवा में Z कठपुतली लगातार फैलती रही और एक झटके में वह एक सामान्य व्यक्ति के आकार की हो गई। इसके अलावा Z पत्थर से बना शरीर युजुवांजी के समान मांस और रक्त के शरीर में बदल गया। Z पपेट ने Z लाइट उत्सर्जित की। Z वर्ड्स ने जबरन अपनी लॉ पावर को सक्रिय किया, जिससे Z लाइट को रोका जा सका। हालांकि Z लाइट की 2 किरणें बीच हवा में टकरा गईं। Z वर्ड्स की Z लाइट का मुकाबला नहीं हो सका और उसका शरीर हिल गया, हवा में दूर तक फिसल गया। एक के बाद एक लहरों के कारण, Z पपेट के आक्रमण के कारण Z वर्ड्स को जवाबी हमला करने में असमर्थ होना पड़ा। वह केवल पीछे हटते रहने में ही सक्षम हो सका। वह स्वयं इतनी गंभीर रूप से घायल थी कि Z कठपुतली के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकी। युजुवांजी ने अब Z शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, उसकी नज़र यिन यांग Z क्षेत्र पर चली गई। धीरे धीरे वह उसकी ओर चला। लिन शेन, एक इंसान, इतने कम समय में इस स्तर तक साधना करने में कामयाब रहा है। उसे ज़रूर कोई बढ़िया अवसर मिला होगा, या फिर यह है कि मानव जाति में ही इतनी उच्च क्षमता है।
ये ध्यान देने योग्य है। जब मैं असंख्य कानून Z कठपुतली को परिष्कृत कर लूँ तो शायद मुझे ये देखने के लिए मानव मात्र ग्रह पर जाना चाहिए कि क्या वास्तव में मनुष्यों में इतनी अपार क्षमता है। अगर ऐसा है तो वे मेरे लिए उपयोगी हो सकते हैं। अगर नहीं भी तो भी उन्हें Z कठपुतलियों में परिष्कृत करने से कुछ उपयोगिता होगी। दरार। यिन यांग Z से अचानक एक तीखी आवाज आई। तोड़ने में असमर्थ। युजुवानजी कुछ आश्चर्यचकित दिखीं जब उनकी नज़र धीमी ध्वनि के स्रोत की ओर गई तो उन्होंने देखा कि यिन यांग Z पर एक महीन दरार उभर रही है। क्रैक क्रैक। यिन यांग Z पर दरारें बढ़ती गईं और 7 उत्परिवर्तित Z मूर्तियों द्वारा यिन यांग Z कानून को लगातार मजबूत करने के बावजूद वे दरारों की बढ़ती संख्या को रोक नहीं सके। धमाका। यिन यांग Z से परिवर्तित Z क्षेत्र अचानक फट गया जिससे 7 उत्परिवर्तित Z मूर्तियां बार बार पीछे हटने लगीं क्योंकि यिन यांग Z के टुकड़े लगातार उनसे टकरा रहे थे, जिससे टकराव और विस्फोट की आवाजें लगातार हवा में भर गईं। युजुवानजी ने लिन शेन को यिन यांग Z से बाहर निकलते हुए देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य से ज्यादा खुशी दिख रही थी। लिन शेन जितनी मजबूत थी, मिश्रित Z का प्रभाव उतना ही मजबूत था और लिन शेन को Z कठपुतली में परिष्कृत करने के बाद इससे उसे मिलने वाली मदद और भी अधिक हो सकती थी। बिना एक शब्द कहे लिन शेन मुक्त हो गया और तुरंत युजुवानजी के सामने आया और अपनी सफिंग मूर्ति का इस्तेमाल किया। लॉ मैट्रिक्स के विस्तार के तहत सफिंग फिस्ट में वास्तविक सुनामी से भी अधिक भयानक शक्ति थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो एक ही मुक्का पूरे ग्रह को डुबा सकता है। युजुवानजी ने अपने अंगों को बिल्कुल भी नहीं हिलाया, लेकिन उसका शरीर एक भूत की तरह हवा में घूमता हुआ सीधे बाहरी अंतरिक्ष की ओर बढ़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन शेन ने लगातार सफिंग फिस्ट दागे जो स्टार नदी के समान ही भयानक थे। प्रत्येक मुक्का अगले मुक्के के साथ लग रहा था, जिससे शून्य बिखरता हुआ प्रतीत हो रहा था। हालांकि युजुवानजी ब्रह्मांड में आत्मा की एक किरण की तरह तैरता रहा, सफिंग मूर्ति की भयानक मूर्ति शक्ति के बीच उठता और गिरता रहा, लेकिन मूर्ति शक्ति द्वारा कभी डूबा नहीं गया। वास्तव में आपके पास कानूनों की बहुत कम समझ है। आप असंख्य कानूनों की इतनी शक्तिशाली शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। युजुवानजी ने उदासीनता से कहा, मुझे आपको कानून शक्ति का उपयोग करना सिखाना चाहिए। इसके साथ ही युजुवानजी ने एक जोरदार मुक्का मारा और जहां भी Z लाइट पहुंची, लिन शेन की मूर्ति शक्ति बाहरी अंतरिक्ष में एक अविश्वसनीय रूप से भव्य Z मूर्तिकला में जम गई। यह बाह्य अंतरिक्ष में लटकी हुई Z पत्थर की समुद्र की ऊंची लहर की तरह थी। युजुवानजी Z में बदली हुई एक लहर की नोक पर खड़े थे और लापरवाही से Z प्रकाश की धारियां भेज रहे थे, जिससे लिन शेन की सभी हमलावर लहरें Z में बदल गईं। फिर एक हल्के से थप्पड़ से Z मूर्ति लहरें बिखर गईं और अंतरिक्ष में सभी दिशाओं में उड़ गईं। चाहे लिन शेन ने कितनी भी सफिंग मूर्ति फेंकी, परिणाम एक ही था। युजुवानजी सही थे। वास्तव में उन्हें कानूनों की समझ कम थी और वे कानून मैट्रिक्स के प्रभाव का सही ढंग से उपयोग नहीं कर सकते थे। ये लिन शेन की गलती नहीं थी, वह अमर स्तर का नहीं था, न ही उसने कानूनों को गहराई से समझा था। कानून मैट्रिक्स एक आकस्मिक लाभ था, किसी भी दायरे से रहित। वर्तमान लिन शेन लोगों को कुचलने के लिए तोप चलाने जैसा था, जो पूरी तरह से अपार शक्ति पर निर्भर था लेकिन तोप चलाना नहीं जानता था। एक अशिक्षित बच्चा, युजुवानजी ने टिप्पणी की, क्योंकि लिन शेन ने अभी भी बर्बर तरीके से असंख्य कानूनों की शक्ति को नियोजित किया और सीधे उसकी ओर Z लाइट की किरण भेजी। Z लाइट ने लिन शेन की मूर्ति की तरंगों को Z में बदल दिया, जो फिर लिन शेन की ओर वापस आ गईं। लिन शेन ने Z पर निशाना साधते हुए एक और मुक्का मारा, जिससे वह टूट गया और युजुवानजी की ओर मूर्ति शक्ति की एक और लहर भेजी। युजुवानजी को आश्चर्यजनक रूप से पता चला कि लिन शेन की मूर्ति शक्ति मजबूत हो रही थी, एक तरह से जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसकी Z लाइट ने फिर से मूर्ति की लहरों पर प्रहार किया। इस बार हालांकि इसका कुछ हिस्सा Z में बदल गया, लेकिन सभी मूर्ति लहरें नहीं बदलीं। जो बची रहीं, उन्होंने Z को धूल में बदल दिया और युजुवानजी की ओर बढ़ना जारी रखा। युजुवानजी की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी और उसकी आकृति एक प्रेत की तरह आने वाली मूर्ति की लहर को चकमा दे गई। लिन शेन की मूर्ति की लहरें लगातार मजबूत होती गईं और युजुवानजी द्वारा जारी Z लाइट को उन्हें स्थिर करने में अधिक से अधिक कठिनाई हो रही थी, जिससे युजुवानजी को कुछ हद तक अविश्वसनीय महसूस हुआ। शुरू में युजुवानजी ने सोचा कि लिन शेन को कानूनों की समझ कम है, वह बमुश्किल ही जानता है कि उनका उपयोग कैसे किया जाए। लगभग ऐसा लगता है जैसे वह लोगों को कुचलने के लिए एक टैंक का उपयोग कर रहा हो। इस तरह की भद्दी रणनीति को एक समय युजुवानजी ने नीची नज़र से देखा था, लेकिन अब उसे पता चला कि लिन शेन द्वारा लोगों को कुचलने के लिए टैंक का उपयोग करने में टैंक से दागे गए गोले की तुलना में अधिक विनाशकारी शक्ति थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं गलत था, युजुवानजी ने कहा, क्योंकि उसने लिन शेन के बार बार के हमलों को चकमा दिया। बिना किसी घबराहट के उसका रूप बदल गया। चाहे लिन शेन की मूर्ति की लहरें कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे उसे थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं। आप केवल इतने ही हैं, हालांकि कुछ हद तक असाधारण, लेकिन अंततः अभी भी बहुत सही हैं।
युजुवांजी एक भूत की तरह टिमटिमाए, आश्चर्यजनक रूप से लिन शेन के पीछे दिखाई दिए और जेड जैसी उंगलियों से लिन शेन के पीछे के दिल की ओर पहुंचे। झनकार, एक जोरदार आवाज के बाद युजुवांजी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी ताकत ने अप्रत्याशित रूप से लिन शेन के शरीर पर कवच को भेद दिया था। इसके बजाय यह उसकी अपनी उंगलियां थीं जो थोड़ी सुन्न महसूस कर रही थीं, जिससे युजुवांजी के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। लिन शेन के शरीर पर कवच की ताकत युजुवांजी की उम्मीदों से परे थी। युजुवांजी ने अब समय बर्बाद नहीं किया और लिन शेन पर ज्वार की तरह हमला बोल दिया। लिन शेन ने अपने द्वारा सीखे गए सभी कौशलों का उपयोग करके युजुवांजी का मुकाबला किया। शुरुआत में युजुवांजी के कुछ हमलों को रोकने के लिए ब्लड लाइफ ब्लेड कौशल का उपयोग किया। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि तीनों की एकता के तहत युजुवांजी के हमले कवच को भेद नहीं सकते। इस प्रकार लिन शेन ने नामात्र के लिए बहुत ही लापरवाही से कुछ बार अवरोध उत्पन्न किया और फिर अपनी सारी ऊर्जा आक्रमण करने पर केंद्रित कर दी। युजुवांजी जैसे जैसे लड़ता गया, वह और भी अधिक आश्चर्यचकित होता गया। उसके जेड कानून की विनाशकारी शक्ति अमर कानूनों के बीच बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन यह निश्चित रूप से कमजोर भी नहीं थी। हालांकि उसके हमलों का लिन शेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यहाँ तक कि वह कारापेस की सुरक्षा को भी नहीं भेद सका। चाहे उसके कौशल कितने भी मजबूत हों, उसके पास कितनी भी तकनीकें हों, या कानूनों में कितने भी विचित्र और रहस्यमय परिवर्तन हो, लिन शेन उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन अगर युजुवांजी लिन शेन की रक्षा को नहीं तोड़ सकते थे, तो यह एक अजेय लड़ाई लड़ने जैसा था। लिन शेन बिना किसी समस्या के उसके कई हमलों का सामना कर सकता था, लेकिन वह लिन शेन के हमलों का सामना नहीं कर सका, जिससे ये बहुत मुश्किल हो गया। मुख्य बात यह थी कि यदि वह लिन शेन की सुरक्षा को नहीं तोड़ सकता था, तो वह लिन शेन को असंख्य कानूनों की जैड कठपुतली में नहीं बदल सकता था, जिससे उसकी सारी योजनाएं बेकार हो जातीं। पूरे मैदान की लय को हमेशा नियंत्रित करने वाले, सर्वशक्तिमान प्रतीत होने वाले युजुवांजी की आंखों में पहली बार आत्मसंदेह की झलक दिखी। मुट्ठी की लहरें एक दूसरे पर ढेर हो गईं, बलपूर्वक युजुवांजी की ताकत को तोड़ दिया और युजुवांजी पर भारी प्रहार किया। दरार, युजुवांजी के शरीर में दरारें पड़ गईं और उसके चेहरे से जेड के टुकड़े गिरने लगे। लिन शेन ने सोचा कि यह एक और जेड कठपुतली प्रतिस्थापन था, लेकिन जब उन जेड टुकड़ों को छील दिया गया, तो नीचे की त्वचा एक छिलके वाले अंडे की तरह कोमल थी। जब उसके शरीर पर लगा सारा जेड छील दिया गया, तो एक युवा, अधिक मजबूत, शरीर में विस्फोटक शक्ति वाला व्यक्ति सामने आया। युजुवांजी के इस युवा संस्करण के लंबे काले बाल शून्य में तैर रहे थे। उसके शरीर से रिसने वाला जेड द्रव उसके शरीर को घेरे हुए एक चमकदार कवच में परिवर्तित हो गया था, और यहाँ तक कि बालों का प्रत्येक रेशा जेड प्रकाश की एक परत में लिपटा हुआ प्रतीत हो रहा था। मुझे इस हद तक धकेलने में सक्षम होने के कारण आपको गर्व होना चाहिए। युजुवांजी ने अपना दाहिना हाथ लिन शेन की ओर इशारा करते हुए उठाया। उसकी उंगली पर जेड लाइट का एक बिंदु संघनित हो रहा था। जिस क्षण जेड लाइट बनी, ब्रह्मांड में असंख्य तारे अचानक काफी चमकने लगे। अनंत तारा प्रकाश युजुवांजी की उंगली की नोक की ओर अभिसरित हो रहा था, जिससे वहां जेड लाइट का बिंदु और अधिक चमकीला हो गया। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं।